नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर 5 में करेंट अफेयर के। और आज हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर कल इकोनॉमिक्स की क्लास रमंतर की जाएगी तो ठीक, नहीं तो मैं बाकी जो पोर्शंस हैं उनको तेजी से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। देखो, आपकी ये मैगजीन बहुत हल्की है, आराम से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। मेरा फोकस है आपको याद करते चलना। और आज की भी क्लास में विश्वास दिलाता हूँ, जो भी 1500 लोग 2000 लोग अभी देख रहे हैं, विश्वास मानना, 1 घंटे बने रहना, सारे टॉपिक्स तैयार कर दूंगा। आप 1 घंटे में खुद नहीं पढ़ पाओगे, मैं जितना याद कराऊंगा आप 1 घंटे में पढ़ भी नहीं पाओगे, इस बात का दावा देता हूँ। केवल रीडिंग नहीं कर पाएंगे, इस बात का दावा देता हूँ, ठीक है। देखो, पहला टॉपिक है आपका NIRF 2025। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो ठीक है, 2025 देखेंगे। इसमें देखना ये बेसिकली होता क्या है, इसमें राष्ट्रीय स्तर पे जो संस्थान है, तो कौन से संस्थान ने विभिन्न एरियाज में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। एक तो होता है ओवरऑल कैटेगरीज, इसके बाद से अदर कैटेगरीज भी होती हैं इंजीनियरिंग की वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कह रहा है कि हम लोग बात करें ओवरऑल कैटेगरी में, ठीक है, सभी कैटेगरीज को एक साथ शामिल कर लें, तो ओवरऑल अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखें तो IIT मद्रास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, नंबर 1 पे है। तो ओवरऑल कैटेगरी में लगभग हमेशा IIT मद्रास ही नंबर 1 पे रहता है। तो IIT मद्रास नंबर 1 पे है, IISc बेंगलुरु, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु दूसरे पे है, और IIT मुंबई तीसरे पे है। ये टॉप 3 हो गई, ये आपकी टॉप 3 हो गई, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम लोग देखेंगे NIRF इंडिया रैंकिंग्स में, तो IIT कानपुर किस रैंक पे है, तो IIT कानपुर आपको 5th रैंक पे दिखेगा। IIT कानपुर आपको किस रैंक पे दिखेगा, रैंक 5th पे आपको दिखेगा IIT कानपुर। ये हमारी हो गई, ये हमारा हो गया बेसिकली आपका यूपी के टर्म्स में, कि भाई यूपी के टर्म्स में ये फैक्ट हमने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, कह रहा है कि इस बार की हम लोग बात करें तो हमने कुल कितने इंस्टीट्यूट्स को शामिल किया है, ठीक है। तो कुल 17 कैटेगरीज में 7692 इंस्टीट्यूट्स की जो उत्कृष्टता है उसको रेखांकित किया गया है। अब अगर हम लोग श्रेणीवार तरीके से देखें तो इंजीनियरिंग के सेक्टर में, ठीक है, ध्यान रखना, इंजीनियरिंग के सेक्टर में IIT मद्रास ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इनोवेशन के सेक्टर में भी IIT मद्रास ने ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। तो 2 में आपका IIT मद्रास हो गया। ओवरऑल कैटेगरी में भी आपका IIT मद्रास हो गया। देखो, कुछ में तो हमेशा फिक्स होता है, जैसे आपका एम्स दिल्ली, मेडिकल साइंस में आपका एम्स दिल्ली, ठीक है। दंत चिकित्सा बीच में NIRF रैंकिंग में कोई और था, लेकिन फिर आपका एम्स दिल्ली आ गया। तो चिकित्सा और दंत चिकित्सा दोनों में ही एम्स दिल्ली है। पुराने जो स्टूडेंट होंगे, मतलब जो फैक्ट सेट होगा, उसमें दंत चिकित्सा कुछ और था, ठीक है। तो चिकित्सा में और दंत चिकित्सा में कौन आ गया, आपका नई दिल्ली ही आ गया, ठीक है। अब ध्यान रखना, एम्स नई दिल्ली। आप लॉ का कभी भी उठा के फ्रेमवर्क देखो, NIRF, ठीक है, लॉ में हमेशा नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया जो बेंगलुरु की है, यही आपकी टॉप कॉलेज रहती है, ठीक है। तो हमेशा यही रहेगी, ठीक है ना। मैनेजमेंट में हमेशा IIM अहमदाबाद ही, ठीक है। अभी IIM और भी इंपॉर्टेंट है, एक अभी हाल ही में IIM एक्ट में चेंजिंग किया गया, आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। उसको समझेंगे क्या चेंजिंग किया गया, कहाँ पे नई IIM की स्थापना की जा रही है, टोटल कुल कितने IIM हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो मैनेजमेंट के एरिया में सबसे जो अच्छी, ठीक है, IIM है, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना, वो आपका अहमदाबाद है, IIM अहमदाबाद है, ठीक है। फार्मेसी में हमेशा जामिया हमदर्द है, इस बार भी जामिया हमदर्द है। लंबे समय से आप देखना आर्किटेक्चर के सेक्टर में IIT रुड़की है, इस बार भी IIT रुड़की है। कॉलेज के सेक्टर में हमेशा से हिंदू कॉलेज रहा है, इस बार भी हिंदू कॉलेज ही है, ठीक है। तो ये इतना तो मतलब फैक्ट जो पुराना होगा वही फैक्ट है, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स हैं, पुराने ही फैक्ट्स हैं, एटलीस्ट आपको याद ही होगा, ध्यान रखना। अनुसंधान में, अनुसंधान वाला भी आपका IISc बेंगलुरु है, ठीक है, IISc बेंगलुरु है, ठीक है। देखो, क्वेश्चंस कैसे आएगा कि एक तो दे सकता है कि NIRF इंडिया रैंकिंग, RF क्या पे देगा, उत्कृष्ट, ठीक है, उत्कृष्ट संस्थान, एक कॉलम बना देगा, एक कॉलम इधर बना देगा, ठीक है, श्रेणीवार, ठीक है, यहाँ पे लिख देगा NIRF 2025, ठीक है। और भाई ऐसे 4 श्रेणियों के नाम दे देगा, उसमें उत्कृष्ट संस्थान के नाम दे देगा और कहेगा मैच करा दो। एक दे सकता क्या कि निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप नहीं है, तो ओवरऑल इंजीनियरिंग और इनोवेशन हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। इस बार एक नई कैटेगरी आपकी शामिल की गई है, कुछ समय पहले ये स्किल यूनिवर्सिटी शामिल की गई थी। तो स्किल यूनिवर्सिटी में ध्यान देना, सिम्बियोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटीज शामिल है स्किल इंडिया में, ठीक है। स्किल यूनिवर्सिटी में सिम्बियोसिस स्किल्स ये न्यू कैटेगरी है, इस बार की देखो लिखा भी है नई श्रेणी है, ठीक है। इसके पहले ये कैटेगरी नहीं शामिल होती थी,
मेरा मानना है कि अगर कैटेगरी वाइज स्पेशली क्वेश्चन पूछ दे तो हो सकता हो कि बोल दे NIRF इंडिया रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, पहली बात तो डायरेक्टली आपकी यही दे दे। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 कि लगातार 10वीं बार, ध्यान, लगातार 10वीं बार IIT मद्रास आपका ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान पे आया है, पहली बात दे दे। ठीक है, दूसरी बात, ये रैंकिंग कुल 17 श्रेणियों में, देखो ये रैंकिंग का क्या है, 10वां संस्करण है। मींस क्या है, जब से ये रैंकिंग जारी की जा रही है IIT मद्रास तभी से रैंक 1 पे है, तभी से रैंक 1 पे है। ये कुल 17 कैटेगरीज में 17 श्रेणियों में इस रैंकिंग को जारी किया गया। इस बार एक नई श्रेणी शामिल की गई थी, वो है क्या, SDG। वो क्या है, वो नई श्रेणी क्या है, तो SDG है, वो नई श्रेणी SDG है। तो SDG कैटेगरी में कौन आया है आपका, IIT मद्रास ही है। SDG कैटेगरी में कौन है, IIT मद्रास है। तो हमने देखा क्या, इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, इनोवेशन का सेक्टर हो, ठीक है। इसके बाद से जो नई कैटेगरी है आपका SDG, इसमें भी आपका IIT मद्रास है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मेरे भाई SDG, आपको बताऊं, आपको 17 गोल्स याद होने चाहिए। अभी रिसेंट में हम लोग क्या करेंगे, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट में भी SDG गोल्स के बारे में है। ठीक है, बेसिकली वो मैं SDG इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आज ही की क्लास में 2-3 बार SDG है। हमको 17 के 17 गोल्स एक यूट्यूब वीडियो जो यूट्यूब शॉर्ट्स में या 5 मिनट के वीडियोज में ना आपको एक कहानी के थ्रू, ठीक है, एक बच्चे की स्कूल जाने की कहानी के थ्रू एक ट्रिक है, पहले आप देख लो, आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है, आप समझ लो। ठीक है, वो एक एक कैटेगरी दिखाएगा कि कैसे कैसे आप SDGs को याद कर सकते हैं। 5 मिनट याद हो जाएगा और 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पेपर में आपका सही करा देगा। ठीक है, आ जाओ। अब देखो क्या रहा है कि बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे कि जो पैरामीटर्स है, जो इस रैंकिंग के तैयार करने के पैरामीटर्स हैं, तो पहले तो ये समझो कि पैरामीटर्स में क्या क्या शामिल है। तो टीचिंग्स एंड लर्निंग यानी शिक्षण और सीखना, ये शामिल है। शोध एवं पेशेवर अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, यह है। इसके बाद से अगर हम लोग देखें और पिलर्स में, तो स्नातक परिणाम यानी ग्रेजुएशन आउटकम, ठीक है, आउटरीच और समावेशन, ठीक है, और परसेप्शन, ये बेसिकली क्या है, ये वो पैरामीटर्स हैं। यही सब क्या है, पैरामीटर्स हैं जिनके बेस्ड हम लोग क्या करते हैं, NIRF इंडिया रैंकिंग को जारी करते हैं। ठीक है, अब देखो आप बात आती है कि कभी भी जो पैरामीटर्स होते हैं ना, उन पैरामीटर्स में देखना होता है हमको, अगला चीज क्या देखना होता है कि भाई वेटेज सबसे अधिक किस पैरामीटर को भारित है, सर्वाधिक पैरामीटर कौन सा भारित है। तो देखो टीचिंग्स एंड लर्निंग, शिक्षण और सीखना, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आओ तो शोध और पेशेवर अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, इन दोनों का इक्वल वेटेज है कितना, 30-30%, 30-30%, ध्यान देना। ओके, तो शिक्षण और सीखना यानी टीचिंग एंड लर्निंग का इज इक्वल टू रिसर्च एंड प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस, ठीक है, इज इक्वल टू 30%। इनका सबसे ज्यादा क्या है, इनका सबसे ज्यादा वेटेज है। तो हमको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि कभी भी हम इंडेक्स पढ़ेंगे, उनके पैरामीटर्स पढ़ेंगे, तो हमको सर्वाधिक भारित जो है वो दिमाग में रखना है, वो अपने दिमाग में रखना होता है। ठीक है, अच्छा भाई आगे आइए। ठीक है, कह रहा है कि इस दौरान जब ये NIRF इंडिया रैंकिंग जारी की गई तो हमको पता है शिक्षा मंत्री कौन है, तो शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने विकसित भारत 2047, देना विकसित भारत 2047, ओके। तो देखिए, तो कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए वन नेशन वन डाटा नीति की घोषणा की। तो इस दौरान एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बन सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने वन नेशन वन डाटा पॉलिसी की घोषणा की। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमको दिमाग में रखना होगा। तो पहला टॉपिक हमारा यहीं से समाप्त हो जाता है। हम लोग आएंगे अपने सेकंड टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे। हम लोग कह सकते हैं कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे बनाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही प्यारा है, ठीक है, और ये मेरा मानना है कि यहाँ से क्वेश्चन बन के या ये क्वेश्चन बन के आएगा ही आएगा। और ये आपका है इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 32 बिट चिप, जिसका नाम है विक्रम 3201, विक्रम 3201, ध्यान देना। तो केवल ये यही लिखा है आपका, यहाँ पे लिखा ना विक्रम लॉन्च। एक्चुअली ये विक्रम लिखा ना, इसका पूरा नाम है आपका विक्रम 3201, ध्यान देना, विक्रम 3201 ये नाम है। ठीक है, इसका क्या आप लोगों को लिखा भी होगा। देखो कह रहा कि यह माइक्रो प्रोसेसर, ये वाला पॉइंट देखो आप ध्यान से, कह रहा यह माइक्रो प्रोसेसर जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा गया है, ध्यान देना। ये क्या है, तो हाल ही में चर्चा में रहा विक्रम क्या है, तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 32 बिट चिप है, यानी भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट चिप है, ध्यान देना। अच्छा, अभी इस हाल ही में इस चिप को लॉन्च किया गया, तो लॉन्च कहाँ किया गया या किस खास समय किया गया, तो देखो सेमीकॉन इंडिया, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर बने, इसके लिए
हमने सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया था, ठीक है, 2025 में। इसी कार्यक्रम के तहत, इसी कार्यक्रम के समय हमने अपने पहले स्वदेशी इंडिजिनस 32 बिट चिप को क्या किया, लॉन्च किया। तो हम कह सकते हैं कि अब तक हम क्या थे, उपभोक्ता थे, पहली बार, यानी हम लोग अब पहली बार प्रोड्यूसर बन रहे हैं, पहली बार उत्पादक बन रहे हैं। ओके, बात समझ में आना, ठीक है ना, इस बात को समझ गए। अब देखो यहाँ पे एक तो आ सकता है कि भाई इसको किसने लॉन्च किया, ठीक है, मेरा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी को देश का पहला, ठीक है, 32 बिट चिप प्रदान कर उसे लॉन्च किया, ठीक है ना, याद रखना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेमीकॉन इंडिया मिशन हमने लाया कब, तो 2021 में हमने सेमीकॉन इंडिया मिशन लेके आए थे। कब सेमीकॉन इंडिया मिशन हम लोग कब लॉन्च किए थे, सेमीकॉन इंडिया मिशन हमने 2021 में लॉन्च किए थे। और देखो आज लॉन्च करने की महज 3.5 साल के अंदर हमको उसका परिणाम दिख भी गया कि हमने सेमीकंडक्टर्स बना लिए। इससे हमारा क्या है, विदेशी जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, विदेशी माइक्रो प्रोसेसर्स जो हैं उन पर हमारी निर्भरता क्या होगी, कम हो जाएगी। अब बात होती है कि इसको किसके द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया, तो डेवलप किया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और सेमीकंडक्टर्स लेबोरेटरी, ठीक है, ये कहाँ पे है, मोहाली में है। सेमीकंडक्टर्स लेबोरेटरी कहाँ पे है, मोहाली में। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से यानी ज्वाइंट रूप से इसको डेवलप किया गया। तो किसके द्वारा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और कंडक्टर लेबोरेटरी के द्वारा इसको डेवलप किया गया। भारत के पास जो इसके पहले माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम था विक्रम 1601, विक्रम 1601, ठीक है, 1601। हम देखेंगे बेसिकली विक्रम 1601 से कैसे डिफरेंस रखता है। तो विक्रम 1601 के बारे में कह रहा है कि 2019 में इसको हमने लॉन्च किया था और 2009 से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी वाला जो हमने विक्रम लॉन्च किया है, ठीक है, जो विक्रम अभी रिसेंट वाला है, विक्रम 3201 की विशेषता क्या है, ठीक है, और 1601 की विशेषता क्या है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। देखो तो एक तो 1601 को हमने 3201 किया है, तो लगभग जस्ट नाम समझो कि 2 कर दिया, गुणे 2 कर दिया है, ठीक है। तो क्षमता में भी देखो, क्षमता भी देखना है, ये आपका 16 बिट प्रोसेसर था, ये क्या था, आपका 16 बिट प्रोसेसर था, और अभी जो हमने लॉन्च किया है वो 32 बिट प्रोसेसर है। यानी क्या है, वो पहले वाले की तुलना में दूसरा वाला जो है, यानी जो अपडेटेड वाला है, वो बहुत ही बेहतर डाटा प्रोसेसिंग करेगा, देखना, बेटर डाटा प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है, 32 बिट जो आपका आर्किटेक्चर है, ठीक है। इसकी एक अच्छी विशेषता क्या है, यहां पे देखना, फ्लोटिंग पॉइंट गणना, 32 बिट वाले की बात बोल रहा हूं, 32 बिट आपका जो, ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट गणना में सटीक नेविगेशन और गाइडेंस को समर्थन करता है, ठीक है, देखना, यानी सटीक नेविगेशन को लेके, ठीक है, सटीक नेविगेशन को लेके, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट गणना ये करता है, सबसे सटीक फ्लोटिंग पॉइंट गणना करता है ताकि नेविगेशन को क्या मिल सके, नेविगेशन बहुत बेहतर हो सके, ठीक है ना, ये ध्यान देना। अच्छा, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये वाला जो पार्ट दिखा गया है, ये हमारे लिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है 32 बिट चिप के बारे में। कह रहा है कि अगर हम इसकी पर्यावरणीय सहनशीलता की बात करें, अगर हम इसके ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की बात करें, ठीक है, इन्वायरमेंटल कैपेबिलिटी की बात करें, तो कह रहा है कि ये -15 डिग्री सेल्सियस से लेके 125 डिग्री सेल्सियस तक के चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी कार्यशील रह सकता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कैपेसिटी इसकी कितनी है कि -55 डिग्री सेल्सियस से लेके प्लस 125 डिग्री सेल्सियस तक ये वर्क कर सकता है। तो यानी इसका परास आप देख सकते हो कि भाई इसकी कार्य करने की जो पर्यावरणीय क्षमता है कितनी लंबी है, ठीक है। आगे कह रहा है इसकी एक विशेषता ये कि ये वाइब्रेशन क्या है कि जो कंपन प्रतिरोधी है, ठीक है, कह रहा है कि कंपन और विकिरण प्रतिरोधी है, ठीक है। विकिरण मतलब रेडिएशन होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपन यानी वाइब्रेशन और रेडिएशन के से प्रतिरोधी है। एक इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहा है, देखो कह रहा है कि इस चिप का PSLV C16 ना 660, ठीक है, PSLV C60 मिशन के दौरान अंतरिक्ष में इसका सत्यापन भी किया गया। इसका परीक्षण बेसिकली क्या रहा है कि अंतरिक्ष में इसका 660 मिशन के दौरान इसका परीक्षण भी किया गया, ठीक है, इसका परीक्षण भी किया गया। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। तो हमने इसकी इन्वायरमेंटल एंड ऑपरेशनल कैपेसिटी देख ली, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसका सत्यापन किस मिशन के दौरान किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये आपका इंपॉर्टेंट है। पुराना वाला जो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर था वो उसका क्या नाम है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीएम मोदी ने इसको डिजिटल डायमंड बताया है, ध्यान देना कि पीएम मोदी ने क्या किया है, इस माइक्रो प्रोसेसर को डिजिटल डायमंड्स बताया, डिमांडेड डायमंड्स बताया है, और कहा है कि भारत की उभरती हुई सेमीकंडक्टर शक्ति का प्रतीक बनेगी। यानी इन फ्यूचर भारत और भी माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर्स की क्या करेगा,
जो स्थापना करना चाह रहा है वो करेगा, ठीक है ना। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका कह रहा है एनएसएस ने व्यापक मॉड्यूल सर्वेक्षण शिक्षा 2025 जारी की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है वो ये है। अब देखेंगे हम इस फैक्ट को अगर ध्यान से देखें तो व्यापक मॉड्यूल सर्वेक्षण शिक्षा 2025 ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन 2025 ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसके बारे में हम लोग देखिए सबसे पहली बात तो इसको ध्यान देना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर लिख रहा है कि व्यापक मॉड्यूल सर्वेक्षण 2025, ठीक है, लिखा है सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और ब्रैकेट में मॉस्पी लिख दिया है। तो क्या होता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो जाएगा, यानी एनएसओ हो जाएगा, ठीक है, एनएसओ हो जाएगा, ठीक है। और मॉस्पी का मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, तो मॉस्पी हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो हो जाएगा वो, ठीक है, आई थिंक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की बात बोल रहा है, ठीक है। मॉस्पी क्या है, ठीक है, मॉस्पी। तो इसके द्वारा इनके द्वारा क्या रहा है कि इनके द्वारा बेसिकली क्या हुआ है, इसको आयोजित किया गया, इसको आयोजित किया गया, ठीक है, कंडक्टेड किया गया, हम लोग कहते हैं कंडक्ट किया गया, ठीक है ना। अभी बताता क्या है ये जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन 2025 है, ये बताता क्या है, तो कह रहा है कि स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों के परिवार द्वारा किए जाने वाले व्यय का यह एक सर्वे देता है ना। यह क्या करता है, एक सर्वे देता है, नेशनल सैंपल सर्वे इंडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और ये है भी नेशनल सैंपल सर्वे ही है, उसके 18th राउंड का ये सर्वे है, ठीक है। अब देखो इसमें जो जानकारियां दी गई हैं, ठीक है, बेसिकली इस सर्वे का जो उद्देश्य है वो क्या है कि स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों पर परिवार द्वारा किए गए व्यय की जानकारी एकत्रित करना कि भाई कितना परिवार व्यय कर रहा है, कितना शहरी परिवार कर रहा है, कितना ग्रामीण परिवार कर रहा है, कितना गवर्नमेंट कर रही है, इसका एक आकलन करना, ताकि जो शिक्षा का भार है वो कितना है हम इस बात का आकलन लगा सके, ठीक है, ठीक है ना। तो हाउस होल्ड कितना स्कूल एजुकेशन का एक्सपेंडिचर सहन कर रहा है, बेसिकली इसको जानना इसका उद्देश्य है। अब देखो यहाँ पे जो डाटा दिया गया है उस डाटा को ध्यान दो। तो पहले सैंपल साइज बता रहा है, कह रहा है कि हमने छोटा मोटा सैंपल साइज नहीं लिया है, हमने लगभग 52,000 से अधिक परिवारों को हमने सैंपल कलेक्ट किया है, लगभग 57,000 से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने इसमें कवर किया है आंकड़ा जुटाने के लिए। तो कह रहा है अब चलो इसका कंक्लूजन पॉइंट क्या निकलता है, उस कंक्लूजन पॉइंट को देखते हैं, ठीक है, इस कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे का। तो अभी कॉम्प्रिहेंसिव जो पॉइंट निकलता है तो कहता है कि टोटल जो एनरोलमेंट है देखना सरकारी विद्यालय में, देखो यहाँ पे कह रहा है सरकारी स्कूल, तो कह रहा है कि सरकारी स्कूल में जो टोटल एनरोलमेंट है वो क्या है, वो 55.9% है टोटल एनरोलमेंट, यानी जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं नामांकित हैं, तो सरकारी स्कूलों में उनकी संख्या कितनी है, 55.9% जो स्टूडेंट है वो गवर्नमेंट स्कूल में है, GOVT यानी गवर्नमेंटेड स्कूल में वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। लेकिन ये जब आप ये हिस्सा देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि रूरल एरिया में जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोगों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, बजाय कि अर्बन एरिया में इनकी संख्या, ठीक है, लगभग टोटल जो स्टूडेंट्स हैं जो अर्बन एरिया के लगभग केवल 30% बच्चे ही क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन रूरल एरिया में देखा गया कि लगभग 66% बच्चे आपके, देखो यहाँ पे लिखा भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 66 और शहरी क्षेत्रों में लगभग 30% बच्चे क्या करते हैं, आपके सरकारी क्षेत्र से शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई पहले क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल का एक डाटा दे रहा है, गवर्नमेंट स्कूल का डाटा दे रहा है कि भाई जो छात्र गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनका क्या रेशियो है, उसका हालचाल आपको दे रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए आगे व्यय के ऊपर, अभी तो कितने लोग इनरोलमेंट है वो बता रहा है, आगे देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, कह रहा है कि निजी गैर सहायता प्राप्त देना, ऐसे निजी विद्यालय, ठीक है, जो गैर सहायता प्राप्त हैं लेकिन मतलब मान्यता प्राप्त है, मतलब सरकार उनको सहायता नहीं देती है लेकिन वो मान्यता प्राप्त कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है, विद्यालय हैं, उनके बारे में डाटा दे रहा है। तो ऐसे विद्यालयों में जो नामांकित बच्चे हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, तो 31.9% बच्चे, ठीक है, ऐसे विद्यालयों में है जो प्राइवेट है, ठीक है, अनएडेड है, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको रिकॉग्नाइज किया है, गवर्नमेंट ने उनको मान्यता प्राप्त की हुई है, ठीक है। अब ये बात हो गई कितनी सरकारी में है और कितनी गैर मान्यता प्राप्त निजी
विद्यालयों में गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में एडमिशन है। ठीक है, तो हमने देखा सरकारी में कितना, तो सरकारी में लगभग 56% बच्चे, 55.9%। ठीक है, बार बार फैक्ट्स रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान देना। अब हम लोग एक्सपेंडिचर, जो कि मेन मोटो ही है इसका कि हम एक्सपेंडिचर को समझ सके, तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट अगर हम लोग देखें तो रूरल एरिया में प्रति छात्र जो औसत व्यय है, ठीक है, वो लगभग 8,382 रुपए। जानना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा पर प्रति छात्रों का जो व्यय है, ठीक है, यानी एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट है, ठीक है, रूरल एरिया के सभी स्कूलों को हम लोग माने एवरेज, ठीक है, तो 8,382 रुपया, कितना, 8,382 रुपये। अर्बन एरिया कितना है, 23,470 रुपया, 23,470 रुपया। ठीक है, तो ये है प्रति छात्र औसत व्यय शहर और गांव का। ठीक है, अभी ये प्राइवेट और सरकारी नहीं बांट रहा है, अभी ओवरऑल बांट रहा है कि ग्रामीण और शहरी में प्रतिबद्ध छात्रों का हम लोग मापन देख लेते हैं। ठीक है, अब आपका यहां पे क्या है, अभी आपको ओवरऑल व्यय मापा है, ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल व्यय मापा है। बट अब कह रहा है कि चलो मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का क्या हिसाब किताब है। तो कह रहा है कि किसी एक शैक्षणिक वर्ष में, किसी एक शैक्षणिक वर्ष में, ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में इतने रुपए, ठीक है, इतने रुपए प्रति छात्र खर्च होते हैं, कितना, 2,863 रुपए। लेकिन निजी क्षेत्र में कितने, निजी क्षेत्र में 25,002 रुपए, 25,002 रुपए। ठीक है, धन्यवाद। अब देखो हम आगे बात करें कि कोचिंग्स, प्राइवेट कोचिंग्स की तरफ कितने लोग झुके हैं, तो कह रहा है लगभग 1/3 छात्र, हम लोग कह सकते हैं लगभग 27% छात्र निजी कोचिंग यानी प्राइवेट कोचिंग्स ले रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें प्राइवेट कोचिंग्स का क्या क्या ट्रेंड है, यहाँ पे प्राइवेट कोचिंग के ट्रेंड के बारे में एक डाटा है, प्राइवेट कोचिंग। तो प्राइवेट कोचिंग का ट्रेंड आप देखोगे तो लगभग 27% स्टूडेंट्स प्राइवेट कोचिंग्स ले रहे हैं। ये जो डाटा है, सिंपल सी बात है कि अर्बन एरिया में प्राइवेट कोचिंग्स का चलन ज्यादा होगा। तो टोटल जितने छात्र हैं उसके लगभग 30.7% छात्र आपके प्राइवेट कोचिंग्स शहरी क्षेत्रों के लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये संख्या लगभग 25% छात्र, यानी लगभग 1/4 छात्र प्राइवेट कोचिंग्स स्कूल के बाद भी लेते हैं। ठीक है ना, ये एक डाटा है। ठीक है, अब ओवरऑल एक आगे एक फाइनली जो कंक्लूड कर रहा है फैमिलीज के ऊपर, तो कह रहा है कि एक फैमिली मेंबर्स जो होते हैं, ठीक है, वो मेन सोर्स है किसी भी स्टूडेंट को के फाइनेंशियली। ठीक है, यानी लगभग 95% छात्रों की पढ़ाई का खर्च परिवार के सदस्य उठाते हैं, परिवार या उनके सदस्य उठाते हैं। ठीक है, तो यानी फैमिली मेंबर्स क्या है, मेन सोर्स है लगभग 95% स्टूडेंट्स के एजुकेशन एक्सपेंडिचर को लेकर। कह रहा है कि केवल 1.2% छात्र, ठीक है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से, मतलब वो स्टूडेंट जिनका प्राइमरी सोर्स है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उससे पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, केवल 1.2%, केवल 1.2% छात्र ही गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये भी लास्ट में इंपॉर्टेंट बात बताई है। तो हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट स्कूल में कितना नामांकन है, ठीक है, कितना प्राइवेट स्कूल्स में नामांकन है, गवर्नमेंट रूरल एरिया में कितने फीस में खत्म हो रहा है, अर्बन एरिया में कितना फीस में खत्म हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स में एक शैक्षणिक वर्ष में कितना स्कूल फी में खत्म हो रहा है, निजी शैक्षणिक स्कूल में कितना स्कूल फीस में खत्म हो रहा है, कितने बच्चे प्राइवेट कोचिंग्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, ये सब सारे फैक्ट्स देखे। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, जो मेरे भाई नेक्स्ट टॉपिक आपका, वो टॉपिक भी आपका, ठीक है, कह रहा है शिक्षा मंत्रालय की भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत शिक्षा सूचना रिपोर्ट प्रणाली प्लस 2024-25 जारी की गई। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे जानो, ठीक है, अब पहले समझो, यहाँ पे कह रहा है UDISC, शॉर्ट में भी लिख सकता है UDISC प्लस की बात कर रहा है, जानना। तो यू से मतलब क्या है, यूनिफाइड, यूनिफाइड मतलब एकीकृत, डी से डिस्ट्रिक्ट, जानना। तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट यानी एकीकृत जिला, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ठीक है, एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस रिपोर्ट 2024-25 की बात कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या कही गई है, तो पहली बात कि किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, यहां पे ध्यान देना, पहली बात यहां पे ध्यान देना आप कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जा रही है।
ये रिपोर्ट रिलीज की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी रिलीज की जा रही है। तो पहली चीज याद रखो, एजुकेशन से रिलेटेड तो सिंपल सी बात है कि शिक्षा मंत्रालय इसका आंसर होगा, शिक्षा मंत्रालय इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब ये रिपोर्ट आपकी पहली बताती है कि टीचर्स स्ट्रेंथ के बारे में आपकी चर्चा करती है, टीचर्स स्ट्रेंथ के बारे में। और टीचर्स स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा करते हुए कहती क्या है, यहां पे बताना, यहां पे फोकस करना, यहां पे लिखा है टीचर्स स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, टीचर्स स्ट्रेंथ के बारे में। तो क्या है टीचर्स स्ट्रेंथ के बारे में कि भाई जो अभी रिसेंट ईयर है यानी 2024-25 की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि 24-25 में पहली बार ऐसा हुआ है कि शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ के पार चली गई है। यहाँ पे ध्यान देना, 24-25 में ये देखो क्या शैक्षणिक वर्ष में पहली बार शिक्षकों की कुल संख्या क्या है 1 करोड़ के पार चली गई है। लगभग 1.01 करोड़ शिक्षक हो गए। कितना? 1.01 करोड़। ठीक है, इसके पहले के वर्षों में शिक्षकों की संख्या कभी 1 CR प्लस नहीं गई है। तो एक तो ये रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट बात क्या कहती है, तो कहती है शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये रिपोर्ट आपकी ये कहती है। तो पहला फैक्ट तैयार हो गया। अब देखो आगे ये क्या कहती है रिपोर्ट, उसको ध्यान से देखना है। तो ये रिपोर्ट 2 ईयर से आपकी तुलना करती है। एक ईयर आपका है 2014-15 और इसके एक दशक बाद एक ईयर है 2024-25। तो कह रहा है कि हम बेसिकली आपको ये दिखाएंगे कि विभिन्न एजुकेशनल लेवल, अर्थात जो आपका फाउंडेशन लेवल है, प्राइमरी लेवल है, मिडिल लेवल है या सेकेंडरी लेवल है, ध्यान, यानी जो आपका आधारभूत स्तर है, प्राथमिक स्तर है, मध्य स्तर है या माध्यमिक स्तर है। तो हम इन 4 लेयर्स पे आपको दिखाएंगे कि क्या इंप्रूवमेंट हुए छात्र शिक्षक अनुपात में, PTR यानी प्यूपिल टीचर रेशियो में, ध्यान, छात्र शिक्षक अनुपात में। ये चार्ट, ये अब इसको ध्यान देना, इसको मैं आपको बताऊं। तो कह रहा है कि अगर हम लोग पहले बात करें कि मैं इसके द्वारा इसके लिए मैं टेल्स उठाता हूं, देखना। तो कह रहा है भाई कि हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाई सबसे पहले आप एक काम करो, आप उठाओ, ठीक है, 2000 ये आधारभूत स्तर पे, तो कह रहा है आधारभूत स्तर पे 15 से 10 हुआ है। ठीक है, यानी फंडामेंटल लेवल पे, ठीक है, जो छात्र शिक्षक अनुपात था पहले 15 था और अभी कितना है, अभी छात्र शिक्षक अनुपात 10 हुआ है। ठीक है, सुधार कितना हुआ है, 10 हुआ है। इसके से प्रारंभिक स्तर पे 26 का 17 हुआ है, 26 का 17 हुआ है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे 18 का 13 हुआ है, 18 का 13 हुआ है। ठीक है, अच्छा, मिडिल लेवल पे तो हमने देख लिया, और सेकेंडरी लेवल कह रहा है कि 31 का 21 हुआ है, 31 का 21 हुआ है। ठीक है, तो यानी ये कह रहा है कि बेसिकली ये रिपोर्ट आपकी बता रही है कि इंप्रूवमेंट हुआ है छात्र शिक्षक अनुपात में। ठीक है, पहले क्या था प्राइमरी लेवल पे, ठीक है भाई 15 छात्रों पे थे, अभी 10 का हाल हो गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस रेशियो को आपको तुलना कर रहा है। तो समय के साथ टीचर्स की संख्या में वृद्धि हुई इसी के लिए। और अभी लेकिन आपको एक चीज देखने को मिलेगा, एक डाटा यहां पे तो आपको क्या दिख रहा है कि भाई कि प्यूपिल टीचर्स रेशियो में छात्र शिक्षक अनुपात में वृद्धि देखने को मिल रही है। लेकिन मेरे भाई अभी आज इसी रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा कि आगे कह रहा है कि स्कूल नामांकन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट इतना एफर्ट कर रही है तो स्कूल नामांकन में लगातार क्या होना चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, बात क्लियर। लेकिन अब यही जो डाटा नहीं पड़ेगा वो तुक्केबाजी में गलत करके आएगा। देखो स्कूल नामांकन के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है, आपने PTR समझ लिया भाई, PTR समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझ गए तो बताना, दोबारा समझा दूंगा, उसके शॉर्ट्स वीडियो का ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, एक अच्छी बात ये बोला है कि हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारा टारगेट था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारा छात्र शिक्षक अनुपात का टारगेट था वो 1:30 का था, 1:30 का था। ठीक है, तो हमने अभी अपने आप को उससे बहुत बेहतर कर लिया है, 1:30 हमने अपने आप को कहीं बेहतर कर लिया है। ठीक है, देखो हर जगह 30 से तो अच्छा ही है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे कितना हो गया है, प्राइमरी लेवल पे आप देखो 10 हो गया है, सॉरी फंडामेंटल लेवल पे 10 हो गया है, प्राइमरी लेवल पे 13 हो गया है, मिडिल पे 17 हो गया है, सेकेंडरी पे 21 हो गया। तो हमने सभी लेवल पे अपने आप को अच्छा किया है। अब स्कूल नामांकन, यहाँ पे ध्यान देना मेरे भाई, स्कूल नामांकन को, स्कूल इनरोलमेंट को देखो, कह रहा है कि भाई स्कूल इनरोलमेंट जो 2023-24 में था तो 24.8 करोड़ स्कूल नामांकन हुआ था, स्कूल इनरोलमेंट हुआ था। कितना? 24.8 करोड़। लेकिन 2025 में ये 24.69 करोड़ हो गया। कितना? 24.69 करोड़ हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली 11 लाख बच्चों की संख्या में कमी आई है। किसके बीच में? तो 2023-24 से 23-24 से, ठीक है, 24-25 में।
24-25 में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि स्कूल इनरोलमेंट में, ठीक है, स्कूल इनरोलमेंट में गिरावट देखने को मिली है, डिक्लाइन हुआ है। कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, एक कंक्लूजन, कम से कम कंक्लूजन पॉइंट याद रहेगा भाई, ये 11 लाख डिक्लाइन किया, कितने डिक्लाइन किया मान लीजिए ये भूल गया, आपको ये बोलोगे सर 24.8 याद करना है, नहीं याद करना है, रीडिंग कर लिया ना, दिमाग में रखने रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन हमको जो कंक्लूजन पॉइंट वो याद करना है, क्या याद करना है कि स्कूल इनरोलमेंट में गिरावट देखी गई है, ठीक है, ध्यान रखना। और पीटीआर अच्छी हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो 2020 है उससे भी बेहतर हो गई है हमारा जो छात्र शिक्षक अनुपात है, ठीक है ना। आ जाओ भैया, अब यहाँ पे ये वाला जो फैक्ट है ध्यान रखना, ये आपका ड्रॉप आउट रेट के बारे में, यानी जो बच्चे, ठीक है, जो लोग स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं, ठीक है, स्कूल छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट यानी स्कूल छोड़ने की दर के बारे में चर्चा है। तो कह रहे हैं कि भैया जो स्कूल छोड़ने की दर है ना, जो ड्रॉप आउट की दर है, ठीक है, वो विभिन्न लेयर्स पे सुधार देखने को मिला है। प्राइमरी लेवल पे भी सुधार देखने को मिला है, मिडिल लेवल पे भी सुधार देखने को मिला है, सेकेंडरी लेवल पे भी सुधार देखने को मिला है। तो देखो मैंने यही जो अंदर एक्सप्लेन किया है, मैंने शॉर्ट में दिखा दिया है कि प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल और सेकेंडरी लेवल। तो देखो 2023-24 में कितना स्कूल ड्रॉप आउट परसेंटेज था और 24-25 में कितना ड्रॉप आउट परसेंटेज यहाँ दिखा दिया हूँ। तो आप देख लो कि पहले प्राइमरी लेवल पे 3.7% ड्रॉप आउट रेट था, अभी वो कम हो गया है, मिडिल लेवल पे भी कम हो गया है और सेकेंडरी लेवल पे भी कम हो गया है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि ड्रॉप आउट रेट में हमने ग्रोथ किया है, टीचर्स शिक्षक अनुपात में ग्रोथ किया है, बट हमने स्कूल इनरोलमेंट में हमने ग्रोथ नहीं किया है, स्कूल इनरोलमेंट हमारा कम हुआ है। एक तो कंक्लूजन ये निकल गया, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो आपका इस एरिया में बात कर रहा है, जीईआर की बात कर रहे हैं। जीईआर मतलब होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ध्यान देना, जीईआर का मतलब होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई कि जीईआर यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब क्या है कि देखो भाई कि मिडिल लेवल पे क्या ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का हाल है, ठीक है, और सेकेंडरी लेवल पे क्या जीईआर है। तो कह रहा है कि अगर हम बात करें तो मिडिल लेवल हो या सेकेंडरी लेवल हो, दोनों पे ही ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की में उत्थान हुआ है, और मिडिल लेवल पे भी तो 90% पार भी कर गया है, देखो 90.3% हो गया। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में भी सुधार देखने को मिला है, ठीक है, जो बताता है कि जो शिक्षा का एक्सेस है, शिक्षा में जो पार्टिसिपेशन है वो इंप्रूव हुआ है, वो क्या हुआ है, वो इंप्रूव हुआ है, ठीक है। अब देखो अब हम देखेंगे बेहतर संक्रमण दर, ठीक है, ट्रांजिशन रेट की बात कर रहा है, ध्यान देना, ठीक है ना। तो कह रहा कि शिक्षा के सभी चरणों में संक्रमण दर में वृद्धि देखी गई है, ठीक है। अच्छा आप देखो यहाँ पे वुमेन्स कह रहा कि अगर हम लोग अब हम लोग जेंडर पार्टिसिपेशन की बात करें या जेंडर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, लैंगिक प्रतिनिधित्व की बात करें, तो फीमेल टीचर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। 23-24 में केवल 53.3% टीचर फीमेल टीचर्स थी, अभी कितनी हो गई है 54.2%। यानी फीमेल हम लोग कह सकते हैं फीमेल जो टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं, उनका संख्या में वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो जेंडर रिप्रेजेंटेशन यानी लैंगिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। अगर हम लोग बच्चियों के नामांकन को देखें तो बच्चियों के नामांकन पहले क्या था 48.1% ही था, लेकिन अभी ये बढ़ के कितना गया 48.3। तो चूंकि गर्ल्स टीचर्स, फीमेल टीचर्स की जो संख्या उसमें वृद्धि देखी गई है, तो इसका इंपैक्ट देखने को मिला है कि गर्ल्स इनरोलमेंट में भी वृद्धि देखने को मिली है, जो कि कह सकते हैं कि ग्रेजुअली प्रोग्रेस हो रहा है, हम लोग कह सकते हैं टुवर्ड्स जेंडर पैरिटी, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि लैंगिक समानता की दिशा में एक क्रमिक प्रगति हम लोग देखने को मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या देखा कि शिक्षा मंत्रालय की इस रिपोर्ट में देखा कि भाई छात्र शिक्षक अनुपात कितना है। तो कल को हमको छात्र शिक्षक अनुपात दिखाना हो कि शिक्षा में क्या गवर्नमेंट ने अचीवमेंट किया, तो हम लोग कह सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। एक ही केवल यहाँ पे स्कूल नामांकन, सकल जो ग्रॉस नामांकन है उसमें कम देखने को मिला है, बाकी हमने ड्रॉप आउट भी सुधार लिया है, ठीक है। हमने जीईआर भी सुधार लिया है, हमने फीमेल टीचर्स का और फीमेल स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को भी सुधार लिया है।
नेक्स्ट आपका है महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट 2025। ठीक है, अब देखो इतनी भारी भारी रिपोर्ट है कि एक एक चीज को समझने में 10-10 मिनट 15-15 मिनट समझ जा रहा है, निकल जा रहा है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट देखेंगे क्या है, नेशनल एनुअल वुमेन सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट NARI 2025, नेशनल एनुअल वुमेन सेफ्टी इंडेक्स 2025 करा है। अब इसमें देखो भारत का सुरक्षा स्कोर पहले डायरेक्टली याद करो, भारत का सुरक्षा स्कोर कितना है, 65 है। ये पीटी में आ सकता है। इसमें भारत का जो सुरक्षा स्कोर कितना है, तो भारत का सुरक्षा स्कोर इसमें 65 है। नेशनल सेफ्टी स्कोर कितना है, 65 है। अब देखो, आपको देखना होगा कि इसको किसके द्वारा जारी किया गया, जो ये वुमेन सेफ्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा जारी किया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की गई, किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट आपकी जारी की गई। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो विजया राहतकर, जानना राहतकर इनकी अध्यक्ष है, विजया राहतकर इनके अध्यक्ष है। पेपर में क्वेश्चन बन के आ जाता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है। ठीक है ना। देखो इसमें जो सैंपल सर्वे किया गया 31 शहरों की 12,730 महिलाओं का इसमें सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, इस पूरे सर्वेक्षण को जिसने प्रिपेयर किया, ठीक है, तो नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी और जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूल के द्वारा, ठीक है, जिसका प्रिपेयर्ड किया, ठीक है, जिसका प्रकाशन नॉर्थ कैप विश्वविद्यालय और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के द्वारा, ठीक है, इस पूरे हम लोग कह सकते हैं कि रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। ठीक है, और ये रिपोर्ट प्रकाशित किसने किया, ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिशियन द्वारा इसको प्रकाशित किया गया, जानना। तो पब्लिश्ड किसने किया, देखो प्रिपेयर्ड और पब्लिश्ड, तो प्रिपेयर किया किसने, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी ने, जिंदाल ग्लोबल लॉ स्कूल ने। बल यहाँ पे क्लियर, फंसना नहीं है, यहाँ पे फंसना नहीं मेरे भाई, जानना। तो प्रिपेयर किसने किया, नॉर्थ कैप विश्वविद्यालय और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के द्वारा। और इसको पब्लिश किसके द्वारा किया गया, तो इसको पब्लिश किया गया ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिक्स GIA के द्वारा, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिक्स GIA के द्वारा। ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहां पे हम लोग देखेंगे, हम लोग थोड़ा सा बांटेंगे, शहरों का वर्गीकरण करेंगे। जो पेपर में मेनली क्वेश्चन आने का चांस है वो मेनली क्वेश्चन आपका यहां से आएगा, शहरों के वर्गीकरण से, सिटी वाइज क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि जब क्लासिफिकेशन किया तो वेरी हाई परफॉर्मिंग, लो परफॉर्मिंग, वेरी लो परफॉर्मिंग, ये 4 कैटेगरीज हमने इसमें बनाई हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है कि जो सबसे सेफिएस्ट सिटी है उनका नाम लिखा है। और मेनली अभी मैंने जितनी कहानी बताई ना, उसमें मेन चांस है कि जो सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन है ना, वो यही पेपर में क्वेश्चन बन के आएगा। अब देखो इसमें क्या चुना गया है, तो कोहिमा नागालैंड, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, आइजोल मिजोरम, गंगटोक सिक्किम, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, ये महिलाओं के लिए सबसे सेफेस्ट सिटी है, जानना। कोहिमा में, ठीक है, महिलाएं सुरक्षित हैं, विशाखापट्टनम में सुरक्षित हैं, भुवनेश्वर में, आइजोल में, गंगटोक में और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर है, सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन है। ये टॉप परफॉर्मर सिटीज हैं, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक और ईटानगर। ठीक है, अब लोग बात भाई यहीं करें, लोवेस्ट सबसे निम्नतम स्तर पर कौन है वुमेन सेफ्टी को लेके, तो भाई सबसे आगे है पटना बिहार। ये क्या है, लो सेफेस्ट सिटी है, लिस्ट सेफेस्ट सिटी है, लिस्ट सेफ सिटी फॉर वुमेन। ठीक है, नीचे से टॉप करने वाले तो पटना, जयपुर, फरीदाबाद हरियाणा, न्यू दिल्ली रांची झारखंड, श्रीनगर जम्मू कश्मीर और कोलकाता। ये क्या है, ये लिस्ट सेफेस्ट सिटी हैं, पटना, जयपुर, फरीदाबाद, नई दिल्ली, रांची, श्रीनगर, कोलकाता। ठीक है, ये क्या है, सेफ सिटी के मामले में सबसे लोवेस्ट परफॉर्मर है, सबसे लोवेस्ट। तो हाईएस्ट और लोवेस्ट ये हमको एक बार तैयार करना होगा। मेरा मानना है कि जो क्वेश्चन आने वाला है अगर यहां से आएगा तो यही पूछेगा कि इसके अनुसार सबसे सेफ सिटी कौन सी है और सबसे अनसेफ सिटी या लिस्ट सेफ सिटी कौन सी है, यही आएगा भाई पेपर में क्वेश्चन। मैक्सिमम चांस है यही क्वेश्चन बन के आए। ठीक है, ओके, चलिए भैया। अब कह रहा है कि भाई कि जो अच्छे हैं उनके अच्छे होने के पीछे का रीजन क्या है और जो खराब है उनके खराब होने के पीछे का रीजन क्या है। मतलब जो सिटीज अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं तो उनका अच्छा परफॉर्मेंस करने के पीछे का कारण क्या है और जो कम परफॉर्मेंस किए हैं
उनके कम परफॉर्मेंस का यानी लिस्ट परफॉर्मेंस के पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, और इसके बारे में क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। देखो तो कह रहा है भाई अच्छा परफॉर्मेंस का जो रीजन है, तो कह रहा है कि मजबूत लैंगिक समानता, देखो यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जेंडर इक्वलिटी नॉर्म्स उन सिटीज में, इस वजह से वहां पे नागरिक जो भागीदारी है, जो हम कहते हैं कि सिविक पार्टिसिपेशन है, वो बहुत अच्छी है। इफेक्टिव यानी हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली इफेक्टिव पुलिसिंग है, अधिक प्रभावी पुलिसिंग है, ये एक कारण है। आगे कह रहा है कि महिला अनुकूल बुनियादी ढांचा वहां पे देखने को मिलेगा, वुमेन फ्रेंडली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से इन्हीं रीजन्स की वजह से ये जहां पे अच्छा है, जैसे वो शहर अच्छा है, जैसे ये चीजें कहां पे अच्छी हैं, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर। अच्छा, अब जब इन सिटीज का जो सेफ सिटीज हैं, जब आप सेफ सिटीज का नाम सुन रहे हो तो आपको एक फीलिंग नहीं बैठ रहा है कि जो सेफ सिटीज हैं वो कहीं ना तो कहीं कहां से संबंधित है, वो नॉर्थ ईस्ट से है, मतलब थोड़ा नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट के सिटीज है वो, ठीक है। तो मैक्सिमम हम लोग देखेंगे कि जो अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं वो उत्तर पूर्वी या पूर्वी भारत से नॉर्थ ईस्ट या ईस्टर्न सिटीज है। अब देख लो, कोहिमा, विशाखापट्टनम भी पूर्वी में जाएगा, भुवनेश्वर भी पूर्वी जाएगा, आइजोल नॉर्थ ईस्ट जाएगा, गंगटोक नॉर्थ ईस्ट जाएगा, ईटानगर नॉर्थ ईस्ट जाएगा। तो अच्छे परफॉर्मेंस क्या है उधर ही है, तो हमको याद करना बड़ा इजी रहेगा, ठीक है। और खराब की रीजन क्या है कि भाई बुनियादी जो अच्छा वहां यहां खराब होगा, बुनियादी ढांचा खराब होगा, ठीक है। वुमेन्स पार्टिसिपेशन में आपको महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम दिखेगा, महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम दिखने का मतलब क्या है कि जो पितृसत्तात्मक मानदंड हैं वो हावी होंगे, पितृसत्तात्मक मानदंड यानी पैट्रियार्कल नॉर्म्स के होंगे वो हावी होंगे। शहरी बुनियादी ढांचा वहां पे बहुत खराब होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए भैया आगे आइए कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन क्या हुआ, साड़ंद में शुरू की गई। हमारा नेक्स्ट फैक्ट ये है, इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर कहां पे शुरू की गई, साड़ंद में शुरू की गई, ठीक है, ध्यान रखना, गुजरात के साड़ंद में। अब देखो यहां पे कह रहा है कि इसका उद्घाटन किसने किया, पेपर में आपके ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, ठीक है, कि इसको इनॉग्रेट किसने किया, तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, ठीक है, जो कि हमको पता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, ठीक है, आईटी ये है, ठीक है, कौन, अश्विनी वैष्णव जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित इनका। तो इनके द्वारा और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा गुजरात के साड़ंद में इसका क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे कह रहा है कि जो भारत की पहली सेमीकंडक्टर ये पायलट लाइन की शुरुआत की गई, ठीक है, ये किसके द्वारा डेवलप्ड है, किसके द्वारा विकसित, पेपर में क्वेश्चन है, तो सीजी पावर के द्वारा डेवलप्ड है, सीजी पावर के द्वारा ये डेवलप्ड है, सीजी पावर के द्वारा इसका विकास किया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, गुजरात के साड़ंद में। किसके द्वारा किया गया, कहाँ किया गया और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया, ये हमने देख लिया, ठीक है, ये हमने देख लिया। अच्छा भैया, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी महत्ता क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो देखो, भारत के पहले पूर्ण पैमाने वाले OS80 संयंत्रों में से ये क्या है, यह एक है, देखना, भारत के पहले, ठीक है, पूर्ण पैमाने वाला OS80 संयंत्रों में से ये एक है। OS80 का मतलब देखो यहां पे लिखा हुआ है, O से लिखा है आउटसोर्स, S से लिखा है सेमीकंडक्टर, A से लिखा है असेंबली एंड और टेस्ट, ठीक है। तो OS80 का यहां पे फुल फॉर्म लिखा है। ये जो सेमीकंडक्टर पायलट लाइन है, ये इसका काम क्या होगा, तो ये बेसिकली सेमीकंडक्टर्स को डिजाइन करने में, उनके विनिर्माण में, ठीक है, उनके डाउन स्ट्रीम क्षमताओं को बेसिकली क्या करेगी, सपोर्ट प्रदान करेगी, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर्स डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, डाउन स्ट्रीम जो इकोसिस्टम्स हैं उनको सपोर्ट करने में बेसिकली क्या करेगी, काम करेगी। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, तो देखो यहां पे लिखा है कि गवर्नमेंट टोटल 7600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, लगभग $870 मिलियन US डॉलर। कितना, इसके लिए गवर्नमेंट आने वाले 5 सालों में, जो इन्वेस्टमेंट पीरियड है, आने वाले 5 सालों में कितना इन्वेस्टमेंट करने वाली है, 7600 करोड़ रुपया। किस चीज के लिए, तो इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर OS80 पायलट लाइन के लिए, कितना, 7600 करोड़ रुपया। कितने सालों में, 5 सालों में, ठीक है। ये बात हम लोग देख लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं याद करना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो हमारा है बेसिकली आपका ऊर्जा दक्षता सूचकांक है, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स है। तो हम लोग देखेंगे स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2025। देखो इसको देखेंगे
तो किस मंत्रालय के द्वारा पहली बात क्वेश्चन आता है कि इसको जारी किया गया, ठीक है। तो जारी करता कौन है? विद्युत मंत्रालय, देखना जारी करता कौन है? विद्युत मंत्रालय इसकी जारी करता है। देखो यहां पे लिखा है विद्युत मंत्रालय क्या है, इसकी जारी करता है, ठीक है, ध्यान रखना। ऊर्जा दक्षता सूचकांक का ये कौन सा संस्करण है? तो छठा संस्करण है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक का ये कौन सा संस्करण है? तो ये छठा संस्करण है। ये भी दिमाग में अपनी रख जाइए, ठीक है। यहां पे देखो लिखा हुआ है, ठीक है, कि ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं बीईई के महानिदेशक आकाश त्रिपाठी द्वारा इसको जारी किया गया। आप मन करे तो फैक्ट देख ले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा कि किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। देखो इस किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, ठीक है, प्रिपेयर्ड किसके द्वारा किया गया है निर्माण, मतलब देखो यहाँ पे कह रहा है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था संगठन के साथ मिलकर इसको तैयार किया गया, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, बीईई के द्वारा। किसके द्वारा? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के द्वारा इसको, ब्यूरो ऑफ एनर्जी, यहाँ पे लिख देता हूँ, बीईई के द्वारा, बीईई के द्वारा इसको क्या किया जाएगा? इसको प्रिपेयर किया गया है, इसको प्रिपेयर किया गया, इसको तैयार किया गया। हालांकि इस पूरे हिस्से में इन्होंने AEEE का सहायता भी लिया है, यानी अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी, जानना, यानी ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था संगठन की इन्होंने मदद भी ली है, जानना, ऊर्जा कुशल अर्थव्यवस्था संगठन की इनके द्वारा मदद भी ली गई है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जिसको हमने देख लिया, ठीक है, ओके। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा कि जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है, कह रहा है ये संस्करण 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को फोकस करता है, 7 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को फोकस करता है और उनको कुल 66 इंडिकेटर्स के तहत क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है। तो पहले तो हमको वो सात की सेक्टर्स कौन से जिनको वो कवर करता है? तो बिल्डिंग्स है यानी भवन है, इंडस्ट्री है यानी उद्योग है, म्यूनिसिपल सर्विसेज है यानी नगर पालिका सेवाएं हैं, ट्रांसपोर्ट है यानी परिवहन है, एग्रीकल्चर है यानी कृषि है, ठीक है, इसके बाद से बिजली वितरण कंपनियां हैं, क्रॉस सेक्टर प्रोग्राम से क्रॉस सेक्टर कार्यक्रम है। तो ये वो 7 क्षेत्र हैं, ठीक है, ये वो 7 क्षेत्र हैं। तो देखो इन 7 सेक्टर्स के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, इन 7 सेक्टर्स के बारे में यहाँ पे चर्चा किया क्या क्या है? बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री, म्यूनिसिपल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चरल, ठीक है, डिस्कॉम्स यानी बिजली वितरण कंपनियां, और क्रॉस सेक्टरल प्रोग्राम्स यानी भवन, उद्योग, नगर पालिका सेवाएं, परिवहन, कृषि, बिजली वितरण कंपनियां और क्रॉस सेक्टर कार्यक्रम। ये 7 सेक्टर को ये फोकस करता है और इन 7 सेक्टर को फोकस करता है। टोटल इंडिकेटर्स कितने हैं? टोटल इंडिकेटर्स हैं आपके 66 टोटल इंडिकेटर्स कितने जिसके थ्रू इसको जारी करता है? तो 66 इंडिकेटर्स की से इस इंडेक्स को जारी किया गया। अब देखो इसमें कई कैटेगरीज बनाएगी, एक कैटेगरी बनाएगी फ्रंट रनर, एक कैटेगरी बनाएगी अचीवर्स, एक कैटेगरी बनाएगी कंटेंडर, एक कैटेगरी बनाएगी एस्पिरेंट, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फ्रंट रनर, तो फ्रंट रनर कैटेगरी का मतलब होता है कि अग्रणी, फ्रंट रनर को बोलते हैं अग्रणी, अचीवर को बोलते हैं सफल, जिसने टारगेट को अचीव कर लिया, ठीक है, ठीक है, अचीवर उस कैटेगरी को। कंटेंडर का मतलब दावेदारी, जो 30 से 50% इसका स्कोर हो, और एस्पिरेंट यानी आकांक्षी है जिनका स्कोर 30 से कम है, उनको हम लोग आकांक्षी की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। अब कह रहा है कि देखो बेसिकली एक बात यहां पे बोल रहा है कि प्रत्येक समूह कह रहा है कि कुल अंतिम ऊर्जा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। देखो यहां पे कुल अंतिम ऊर्जा उपभोग के आधार पर, ठीक है, 4 समूहों का भी निर्माण किया गया। कुल अंतिम ऊर्जा उपभोग, इस कैटेगरी में कौन कौन से राज्य भी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, कि एस्पिरेशनल कैटेगरी में कौन से राज्य हैं, कंटेंडर में कौन है, अचीवर्स में कौन है, फ्रंट रनर में कौन है, ये नीचे लिखा गया है। लेकिन कह रहा है कि कुल ऊर्जा टोटल फाइनल एनर्जी कंजप्शंस के मामले में, टोटल फाइनल एनर्जी कंजप्शंस यानी कुल अंतिम उपभोक्ता ऊर्जा उपभोग के मामले में 4 ग्रुप्स बनाए गए। कितने ग्रुप्स? यहां पे ध्यान देना, 4 ग्रुप्स बनाए गए और इन 4 ग्रुप्स में, ठीक है, समूह 1 2 3 4 है। तो कह रहा है इज ग्रेटर देन 15 MTOE, देखना, ठीक है ना, MTOE, ठीक है, यानी मिलियंस टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ठीक है, देखना। तो जिसका क्या है, समूह 1 में इज ग्रेटर देन MTOE यानी जिनका
15 MTOE है वो इस ग्रेटर यानी 15 से ज़्यादा है उनको 15 MTOE जिसका है उसको ग्रुप 1 में रखा गया है, 5 से 15 वाले को ग्रुप 2 में, ठीक है, 1 से 5 वाले को ग्रुप 3 में और लेस देन 1 वाले को समूह 4 में। तो कह रहा है कि समूह 1 में कौन शामिल है? महाराष्ट्र 80.5 के स्कोर से, 80.5% के स्कोर से, ठीक है। बस ये भी याद रखना है, समूह 1 में महाराष्ट्र है, समूह 2 में आंध्रा है, समूह 3 में असम है, समूह 4 में त्रिपुरा है। ऐसे आपको याद करना भाई, ठीक है। त्रिपुरा समूह 4 में, असम समूह 3 में। बस ये थोड़ा सा फैक्ट है, ठीक है, हो तो थोड़ा सा कम समझ में आओ, बट ये वाला फैक्ट आपको कहना है, याद कर लेना है, ये वाला फैक्ट आपको याद करना है। समूह 1 2 3 4 अंतिम ऊर्जा उपभोग के अकॉर्डिंग जो ग्रुप तैयार किए गए हैं उसमें समूह 1 में महाराष्ट्र है, 2 में आंध्रा है, 3 में असम है और 4 में त्रिपुरा है, ठीक है। अब हमने ऊपर बताया है कि भाई जो ये कैटेगरीज वाइज हमने तैयार किया है, ठीक है, कि फ्रंट रनर में कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कह रहा कि फ्रंट रनर, ये देखो यहाँ पे अग्रणी राज्यों की संख्या, अग्रणी राज्यों की संख्या देखो यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा कि पहली इसके पहले वाले इंडेक्स में, ये छठा इंडेक्स है ना, यहाँ पे लिखा छठा इंडेक्स, ये 6th इंडेक्स है, देखो यहाँ पे कह रहा जो 5th इंडेक्स था, जो 5वां संस्करण था, 5वें संस्करण में कह रहा है कि अग्रणी राज्यों में फ्रंट रनर स्टेट में की संख्या 7 थी। कितनी थी? अग्रणी राज्यों की संख्या 7 थी, फ्रंट रनर स्टेट की संख्या 7 थी। लेकिन जो नया ये शेड्यूल आया है 2025 का, जो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक है, उसमें अग्रणी राज्यों की संख्या केवल कितना है? 5 है। यानी अग्रणी राज्यों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, गिरावट दर्ज की गई है, ठीक है ना, ध्यान देना। सॉरी, मतलब ठीक है, हाँ। अब देखो अब क्या रहा है यहाँ पे ध्यान देना, आगे देख ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो हमने पहली कैटेगरी क्या देख ली? पहली कैटेगरी में देख ली कि भाई फ्रंट आपका अग्रणी राज्य, फ्रंट रनर। अब देखो कह रहा है कि 2 राज्य असम और केरल सफल अचीवर्स की श्रेणी में, सफल अचीवर्स की श्रेणी में। कौन? असम और केरल, ठीक है। जो 5 राज्य आपके शामिल हैं फ्रंट रनर में, वो आंध्रा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और तमिलनाडु है। ये फ्रंट रनर स्टेट्स हैं। कौन से? आंध्रा, इसकी थोड़ी सी रीडिंग करनी पड़ेगी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु, तेलंगाना और तमिलनाडु, ये फ्रंट रनर स्टेट है। अचीवर्स में कौन है? अचीवर्स में आपकी असम और केरला है, ठीक है, असम और केरला है। अब यहाँ पे देखो, कल को आपसे पूछ दे कि उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में रखा गया है, तो उत्तर प्रदेश को दावेदार की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कंटेंडर, दावेदार अर्थात उत्तर प्रदेश कंटेंडर की कैटेगरी में, कंटेंडर की कैटेगरी में, दावेदार अर्थात कंटेंडर की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट मेरे भाई यहां पे फैक्ट है कि केरल ने ऊर्जा दक्ष पंपों को अपनाने में सबसे अधिक उपलब्धि दर्ज की है, ठीक है। तो सर्वाधिक ऊर्जा दक्ष पंप कहां पे संचालित है? तो केरला में। ये बात आपको बताने की कोशिश कर रहा है, हम इसको हम लोग डायरेक्टली इसी फॉर्म में याद कर जाएंगे, ठीक है, ध्यान रहा, ठीक है, ठीक। तो केरला रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अडॉप्टेशन ऑफ एनर्जी इफिशिएंट पंप, कितना? 72%। नेक्स्ट देखेंगे, नीति आयोग ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2025 जारी की, ठीक है, ध्यान रहा, इस रिपोर्ट को हम देखेंगे। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि नीति आयोग के द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी की गई, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये रिपोर्ट कहती क्या है? VNR रिपोर्ट है, ठीक है। इस रिपोर्ट के बारे में मैंने अभी मेंस वाले ग्रुप में भी इस रिपोर्ट को शेयर भी किया था, ठीक है, और वहां पे तो वॉल्यूंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट, ये क्या है? वॉल्यूंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट। ये बेसिकली आपकी SDG का मापन करती है कि SDG लक्ष्यों को कैसे, कितना प्राप्त किया गया, ठीक है, या उसमें क्या प्रगति हुई, उसका बेसिकली क्या करती है? उसका बेसिकली मापन करती है। इसमें उसी का मापन किया गया है, ठीक है, उसी का मापन किया गया, ठीक है। यानी SDG की दिशा में क्या प्रगति हुई है उसका असेसमेंट करना, ठीक है, उसी की प्रस्तुति करना या कुछ अनुभव है तो उसको साझा करना, ये बेसिकली इसका उद्देश्य है, ठीक है। ये अब तक की तीसरी VNR रिपोर्ट है, नीति आयोग की ये तीसरी VNR रिपोर्ट है, ठीक है, ये दिमाग में रखना, ये इंडियाज 3rd VNR रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट 2017 में जारी की गई थी, फिर 3 साल बाद 2020 में जारी की गई, फिर 25 में। तो इसको कितने साल में जारी किया गया, इसका कोई ऑर्डर नहीं है। पहली रिपोर्ट कब आई है? 2017 में। तो दूसरी VNR रिपोर्ट कब आई है? 2020 में। और 3rd जो VNR रिपोर्ट अभी जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा, वो कब जारी की गई है? तो वर्ष 2025 में। ये चार्ट आ सकता है, कल को बोल देगा
हर 3 साल में या हर 5 साल में इसको जारी किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन देगा कि इसके पूर्व यह रिपोर्ट वर्ष 2020 में जारी की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट में बना देगा कि यह रिपोर्ट प्रत्येक 5 वर्ष में जारी की जाती है, लेकिन पहली कब आई है? 2017 में। तो 2017 और 2020 वाले में तो 5 ही साल का, 3 ही साल का गैप है। तो जब आपको 5 साल लिख देगा फिर आपसे आंसर गलत करवा लेगा, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक्स हैं जिसको ध्यान दे देना है, वरना चीजें हल्के हल्के में गलत हो जाएंगी, ठीक है ना। अब एसडीजी ग्रोथ को देखो, यहां पे लिखा है, मैंने यही फोटो ही ग्रुप में डाला था, वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट। एसडीजी 1 में बोल रहा है कि भाई आपको बता रहा है कि कितनी हमने चरम गरीबी से बाहर किया, तो 2011 से तुलना कर रहा है और कह रहा है पिछले एक दशक में, ठीक है, 16.2% लोग 2011-12 में चरम गरीबी से, एक्सट्रीम पॉवर्टी से प्रभावित थे, और अभी कितने हैं? केवल 2.3। एसडीजी 2 किससे संबंधित है? तो शून्य भुखमरी से, जीरो हंगर। तो चूंकि कह रहा है कि खाद्यान्न उत्पादन यानी जो प्रोडक्शन है हमारा वो काफी अच्छा हुआ है। 4-5 में केवल इतना मिलियन टन, कितना 204 मिलियन टन ही हम उत्पादन करते थे, और अभी कितना है? 323 मिलियन टन का उत्पादन करते हैं। तो भाई जब खाद्यान्न उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो गवर्नमेंट पीडीएस के थ्रू क्या करेगी? दे देगी सस्ते में, तो भुखमरी नहीं पड़ जाएंगे। लैंगिक समानता को लेकर बोल रहा है कि भाई चूंकि जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज में 45% से अधिक क्या है? वुमेन्स ही हैं। 20 से 24 वर्ष की जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनमें बाल विवाह की दर कम है। पहले 20 से 24 साल की जो महिलाएं थी उनमें बाल विवाह की दर कितनी थी? 24% थी, और अभी वो घट के कितनी हो गई है? 23.3% हो गई है। तो यानी बाल विवाह में भी गिरावट देखने को मिली है, जो दिखा रहा है कि जेंडर इक्वलिटी की को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे कह रहा है कि एसडीजी 6 देखो, अगर तो एसडीजी 6 कह रहा है कि क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन से रिलेटेड है। कह रहा है चूंकि भाई जल जीवन मिशन हमने स्टार्ट किया, जल जीवन मिशन के तहत हम क्या करेंगे? क्लीन वाटर या जो ड्रिंकिंग वाटर से हर घर पहुंचाने का प्रयास किए। कह रहा है 2019 में जहां ग्रामीण परिवारों को, रूरल फैमिलीज को जल नल से कलेक्शन केवल 17% लोगों को हुई था, अब वो बढ़ कितना हो गया? 80%। तो स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो गई, तो एसडीजी 6 की प्राप्ति हो गई। एसडीजी 7 में किफायती एनर्जी की बात कर रहा है, तो कह रहा है भाई कि जो गैर जीवाश्म स्रोतों से एनर्जी मिल रहा है, यानी जो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो कितनी हो गई है? वो 43.37% तक पहुंच गई है। जो भारत की में स्थापित कुल विद्युत क्षमता है वो कितनी पहुंच गई है? 47.37% वो रिन्यूएबल एनर्जी हो गई है, ठीक है। एसडीजी 9 की बात कर रहे हैं कि उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना की, ठीक है। कह रहा है कि भाई कि भारत ने अपने जो नवाचार इंडेक्स जारी होता है, वैश्विक नवाचार इंडेक्स जारी होता है, उसमें सुधार जो दर्ज हो रहा है वो हमारी नवाचार वाले जो इंडेक्स है, यानी एसडीजी 9 जो है उसकी अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसके अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो आपका है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क, ठीक है, लॉन्च किया गया। देखो हमको पता है कि अभी 1 साल पहले जो पुराने थोड़े से होंगे, 1 साल पहले वाले होंगे, ठीक है, वो बायो E3 पढ़े होंगे, ठीक है। तो बायो E3 का सिंपल से मतलब क्या था? BIO, बायो का मतलब था बायोटेक्नोलॉजी। BIO यहां पे देख रहे ना, बायो E3 नीति। तो बायो E3 नीति क्या है? ये यूपी पीसीएस ने पूछा ही है जब 1 साल पहले न्यूज में आई थी। तो BIO, बायो का मतलब बायोटेक्नोलॉजी, और E3 में तो पहले E का मतलब है इकोनॉमी, दूसरे E का मतलब है इन्वायरमेंट, और तीसरे E का मतलब है एम्प्लॉयमेंट। तो इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया E3 का मतलब। तो बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये आपको हो गया बायो E3 नीति का मतलब। तो बायो E3 नीति हमने क्यों लाया? ताकि बायो जो टेक्नोलॉजीज हैं, हम बायो टेक्नोलॉजीज में भी इनोवेशन को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें, और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर कर दें। इस उद्देश्य से हमने बेसिकली क्या है, रिसर्च, इनोवेशन, ठीक है, को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम बायो E3 को लॉन्च किए थे, ठीक है। तो इसी का जब 1 साल पूरा हुआ तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क की शुरुआत की। क्या? राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क की शुरुआत की, और इसी के साथ जैव प्रौद्योगिकी चुनौती, बायो E3 चुनौती को भी लॉन्च की। तो 2 चीजें इसी के उपलक्ष्य में, क्या? बायो फाउंड्री नेटवर्क और जैव प्रौद्योगिकी चुनौती को लॉन्च की। अब आपको बस यही आगे बता रहा है कि राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क क्या है, और आगे बताएगा जैव प्रौद्योगिकी चुनौती क्या है। अब देखो, सबसे पहले आपको बता रहा है आपका नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक, ठीक है, इनिशिएटिव है अंडर बायो E3 पॉलिसी। यानी बायो E3 पॉलिसी के अंतर्गत ये एक स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक
पॉलिसीज हैं यानी पहल है बायो ई3 पॉलिसी के अंतर्गत। इसमें कुल 6 संस्थान शामिल किए गए, इसमें कुल 6 संस्थान शामिल है। और क्यों यह स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव मैं बोल रहा हूं, इसका बेसिकली काम क्या है कि सपोर्ट करना किसको, ठीक है, तो सिंथेटिक बायोलॉजी, बायो मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है, इन चीजों को, इन लोगों को, इनको सपोर्ट करना बेसिकली इसका काम है। तो जो 6 संस्थाएं आपकी बायो फाउंड्री नेटवर्क में शामिल हैं, वो 6 संस्थाएं कौन है? तो देखो, पहली संस्था है अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पहली संस्था होगी, ये पहली संस्था होगी। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद, ठीक है, देखना जैव प्रौद्योगिकी, नेक्स्ट आपका क्या है, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद, ये आपका दूसरा है, दूसरी है, ठीक है, ठीक, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका नेक्स्ट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट हो गया, ठीक है, देखना। तो ये आपका हो गया नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है, ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। आगे कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, कीटनाशक निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज, ठीक है। टाटा मेमोरियल सेंटर के कैंसर में उपचार अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र, ठीक है, यानी एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एजुकेशन इन कैंसर, यानी बेसिकली टाटा मेमोरियल सेंटर इसमें शामिल किया गया। तो ये 6 संस्थान इसमें शामिल है, इसको रीडिंग करना। निम्नलिखित में से कौन संस्थान नहीं शामिल है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, एक तो टाटा मेमोरियल केंद्र है, कीटनाशक से संबंधित एक संस्थान है, कोशिका विज्ञान से संबंधित एक संस्थान है, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान से रिलेटेड एक है, एक आनुवांशिकी इंजीनियरिंग से संबंधित है, आपका 5 हो गया, एक कोई छोटा है, एक ये छोटा है, ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान छोटा है, ठीक है। ऐसे कीवर्ड्स पकड़ देना तो आपको 6 संस्थान तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको पहचानना है निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। अब कह रहा है बायो ई3 चैलेंज क्या है, बायो ई3 चैलेंज क्या, ध्यान देना। तो कह रहा है कि ये एक नेशन वाइड इनोवेशन कैंपेन है, अर्थात यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका विषय है क्या है, तो जिसका विषय है सूक्ष्म जीवों, अणुओं और अन्य चीजों को डिजाइन करना, यानी डिजाइन ऑफ माइक्रोब्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है, इन चीजों को डिजाइन करना। कह रहा है इस चैलेंज में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो 6 से 12 तक के जो स्कूल स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स, टीचर्स, ठीक है, स्टार्टअप्स और ऑल इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग अगर इसके बारे में अब लास्ट फैक्ट देखें, देखो लास्ट टॉपिक क्या बोला है कि भारत में जो जैव अर्थव्यवस्था है यानी जो बायो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी बात कर रहा है। कह रहा है कि भारत में जो बायो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका टारगेट दिखा रहा है कि हमारा टारगेट है कि वर्ष 2030 तक $300 अरब तक पहुंचना। कितना, किसको, बायो इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो बायो इकोनॉमी टारगेट कितना है कि भाई $300 अरब करना, और अभी कितना है 165.7 बिलियन डॉलर, 165.7 बिलियन डॉलर। तो ये कितना लक्ष्य हमारा कल को पेपर में क्वेश्चन बन के आ सकता है, जानना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मेरे भाई, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025, जानना। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखो बीच में जो खेल संघ है वो काफी विवाद में रहे हैं, इसकी वजह से ये न्यूज में आया, ठीक है। खेल को लेकर बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, एक हमने आज शॉर्ट वीडियो भी बनाया, आपने देखा होगा। तो वो है नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025, इसको देखेंगे। अभी कह रहा है कि भारत के खेल प्रशासन में सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको लागू किया जाएगा, यानी ये एक लैंडमार्क रिफॉर्म है इन इंडियाज स्पोर्ट गवर्नेंस, ठीक है। अब कैसे स्पोर्ट गवर्नेंस में ये सुधार करता है, कैसे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है, कैसे अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देता है, ठीक है, हम इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि खेल प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना, जो खेल संघों में भ्रष्टाचार मौजूद है, ध्यान देना, जो खेल संघों में क्या है, भ्रष्टाचार मौजूद है, करप्शंस मौजूद हैं, उन करप्शंस को रिड्यूस करना, उन करप्शंस को कम करना, ठीक है, जो विवाद हैं उन विवादों को, डिस्प्यूट्स को कम करना, क्योंकि भाई अगर खेल संघों में ही डिस्प्यूट्स आ जाएंगे, खेल संघों में ही अगर करप्शंस आ जाएंगे, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो उद्देश्य है खेल संघों को लेके वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, वो क्या होगा,
वो फेल हो जाएगा। इसी को दिमाग में रखते हुए क्या किया गया है, बेसिकली इन चीजों को ये जो नया परिवर्तन आप देख रहे हो इसको लाया गया। ठीक है, नए परिवर्तन को लाया गया। अब हम देखते हैं कि इस नए परिवर्तन में क्या क्या बातें बोली गई हैं। तो देखो, इस नए परिवर्तन जो पहली बात बोली गई है कि भाई हम राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन करेंगे। क्या है पहली बात, आपको ऐसे याद करना है। पहली चीज क्या है, राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब देखो, राष्ट्रीय खेल बोर्ड का जो गठन किया जाएगा, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का जो गठन किया जाएगा, इस किस फॉर्मूले के बेस्ड किया जाएगा, ठीक है, वो अभी आपको समझाता हूं। कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड का काम होगा कि राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देना। पहली बात, जो राष्ट्रीय खेल महासंघ है उनको मान्यता देना उनका काम हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी संघ को निलंबित करना है तो भी इन्हीं का काम हो जाएगा, यानी रिकॉग्नाइज करना भी इन्हीं का काम होगा और सस्पेंड करना भी काम इन्हीं का होगा। तो मान्यता देना यानी रिकॉग्नाइज करना और निलंबित करना यानी सस्पेंड करना, दोनों काम इन्हीं का है। आगे क्या रहे, खिलाड़ियों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना इसका काम होगा। बेसिकली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो बॉडीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करना भी इसका काम है। तो क्या फंक्शन है राष्ट्रीय खेल बोर्ड का, तो खेल संघों को सस्पेंड करना, रिकॉग्नाइज करना, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट बॉडीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना यानी बेसिकली सहयोग करना, ठीक है, या कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, अब आगे देखेंगे, कह रहा है कि सभी खेल महासंघों को जो केंद्र या राज्य सरकार के अनुदान से या किसी अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त करते हो उनको आरटीआई के दायरे के अंतर्गत लाया गया। उनको आरटीआई, इसमें पहली बात, अगला क्या पॉइंट है कि खेल संघों को आरटीआई के दायरे के अंतर्गत लाया गया। लेकिन केस क्या है, केस ये है कि केवल उन्हीं को जो सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग को रिसीव करते हैं। ध्यान देना, चूंकि नीचे देखेंगे आप लिखा है बीसीसीआई, चूंकि बीसीसीआई सेंटर या स्टेट में से किसी के भी गवर्नमेंट फंडिंग को नहीं एक्सेप्ट करती है, इसी के लिए बीसीसीआई को शामिल नहीं किया गया है आरटीआई के दायरे में। ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। बीसीसीआई एक्सक्लूडेड फ्रॉम आरटीआई। ठीक है, तो बीसीसीआई बाहर है। क्यों बाहर है हम समझ गया। तो आरटीआई और ट्रांसपेरेंसी को लेकर क्या बात की गई है, ये एक अदर फैक्ट हो गया। तो पहला फैक्ट क्या हो गया, पहला फैक्ट हो गया राष्ट्रीय खेल बोर्ड को लेके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या की गई है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात की गई है आरटीआई को लेके की गई है। तीसरी जो इसमें बात की गई है, इसमें बोला गया कि हम एक एग्जीक्यूटिव कमिटी बनाएंगे। ध्यान देना, देखिए लिखा होगा राष्ट्रीय खेल संघों की कार्यकारी समिति। तो बोल रहा है कि जो कार्यकारी समिति होगी खेल संघों की, जो आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, इसमें देखो एक मुझे लगा थोड़ी सी लाइनिंग गलत इसकी हुई है। कह रहा कि कम से कम 2 खिलाड़ियों और 4 महिला खिलाड़ियों को शामिल होना होगा। तो लेकिन क्या कह रहा है, कम से कम 2 महिला खिलाड़ी, तो 4 महिला खिलाड़ी कहां से हो जाएंगे, फिर तो कम से कम 4 खिलाड़ी होना चाहिए था। तो यहां पे एक्चुअली मुझे लगता है स्टेटमेंट होना चाहिए था कि कम से कम 2 खिलाड़ियों और 4 महिलाओं को शामिल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे खिलाड़ी वर्ड आई थिंक गलत लिखा गया, महिला खिलाड़ी, क्योंकि जब 4 महिला खिलाड़ी शामिल करेंगे आप, तो कम से कम 2 खिलाड़ी की जगह आपको लिखना पड़ेगा कम से कम 4 खिलाड़ी। समझ के बात को ना। तो ये मुझे लगता है कि एक लाइन में मिसमैच है। अब देखना, मिनिमम 2 प्लेयर्स कैसे होने चाहिए, तो कम से कम 2 खिलाड़ी उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में होना चाहिए और कम से कम 4 वुमेन मेंबर्स होने चाहिए। ये इसके कहने का मतलब था, गलती से मुझे लगता है कि प्लेयर्स लिखा गया। ठीक है ना, 4 वुमेन मेंबर्स होना चाहिए था। अब देखो क्या कह रहा है कि खेल महासंघों में जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरी ऑफ का यानी कोषाध्यक्ष का, तो कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी या ट्रेजरर का जो पोस्ट है, ये टॉप 4 पोस्ट है, इनकी एलिजिबिलिटी का क्या होगा, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, इनकी योग्यता क्या होगी। तो कह रहा है इसके पहले एक्चुअली योग्यता ये थी कि जो भी इच्छुक व्यक्ति है इस पद के लिए, उनको जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उस एग्जीक्यूटिव कमेटी में कम से कम 2 कार्यकाल का सर्विसेज देना था। कम से कम 2 कार्यकाल पहले की व्यवस्था थी, लेकिन उसको रिड्यूस करके अब केवल 1 कार्यकाल कर दिया गया है। जानना, तो एलिजिबिलिटी को जो न्यूनतम 1 कार्यकाल तक सीमित कर दिया गया चेंज करके। तो अगला क्या क्या किया कि जो इनमें टॉप पोस्टेड है उनके लिए एलिजिबिलिटी चेंज की गई। आयु फैक्टर को 70 से 75 वर्ष रखा गया है। अब बात यह है कि अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था इस एज फैक्टर को नहीं एक्सेप्ट करती होगी, थोड़ा कम एक्सेप्ट करती होगी, तो हम उस हिसाब से इसको चेंज करेंगे। इसलिए 70 से 75 लिखा है। समझिए बात को ना, कि मान लो कि किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था में केवल 70 साल ही हो, तो हम उसका 70 रखेंगे कि मतलब हमको क्या है
कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियम को भी हमको क्या देना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए इसको 70 से 75 अधिकतम चुनाव लड़ने की आयु की गई है। समझ गए बात को। अब देखो खेल है तो झगड़े होंगे, तो एक ट्रिब्यूनल ये हुआ भाई, एक ट्रिब्यूनल बना देते हैं, अधिनियमों में राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल बना देते हैं। अब इसका काम क्या होगा, काम ये होगा कि मान लो भाई जो इलेक्शन हो रहा है, तो ट्रिब्यूनल का काम क्या होगा, चयन और चुनाव से संबंधित जो विवाद होंगे, ना ट्रिब्यूनल का काम क्या होगा, जो ट्रिब्यूनल बनेगा तो उसका काम क्या होगा कि चयन यानी और चुनाव, ठीक है, सिलेक्शन डिस्प्यूट्स और इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स को निपटान करना, निपटान करना। और इनको पावर कैसा दिया गया है, तो इनको सिविल कोर्ट जैसा पावर दिया गया है, इनको पावर दिए गए सेम एज सिविल कोर्ट। और इनकी किसी निर्णय को कहां चुनौती दे सकते हो, केवल सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान देना मेरे भाई, केवल सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हो। तो जो ये ट्रिब्यूनल है, इस ट्रिब्यूनल की किसी भी डिसीजन को आप कहां केवल चैलेंज कर सकते हो, ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। ध्यान देना, इनके पास पावर कैसी है, तो लाइक सिविल कोर्ट की जगह जैसी इनके पास पावर है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, उसको ध्यान देना। अच्छा कह रहा है कि ये जो चुनाव पैनल है, राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल है, ठीक है, इसमें कौन शामिल होगा, तो जो रिटायर्ड चुनाव आयोग है वो शामिल होंगे। ठीक है, रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स शामिल होंगे। खेल चुनाव पैनल का जो गठन है वो कैसा होगा, तो गठन कैसा होगा उसमें भी चेंजिंग किया गया। कल को मान लो मेंस में क्वेश्चन आ गया, तो एक अगला जो राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल है उसमें चेंज किया गया, बोला गया कि जो रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो इसके खेल पैनल के चुनाव में शामिल होंगे। वित्तीय पारदर्शिता, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी की बात बोली गई है। कह रहे कि सभी मान्यतापाल खेल महासंघों को वार्षिक ऑडिट कराना जरूरी है। जिनको भी यानी रिकॉग्नाइज यानी मान्यता प्राप्त जो खेल संघ है, अगर वो ईयरली ऑडिट नहीं कराते हैं, एनुअल ऑडिट नहीं कराते हैं, तो हम चाहेंगे तो उसकी मान्यता को भी रद्द कर सकते हैं, यानी सरकारें चाहेंगी तो उनकी मान्यता को भी रद्द कर सकती हैं। ठीक है, तो यानी बेसिकली उद्देश्य क्या है कि सेफ स्पोर्ट इन्वायरमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कमिटीज का भी गठन किया जा रहा है इसमें बहुत सारी। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे कई सारे अभी बीच में कुछ खेल महासंघों में यौन अपराध के भी ऐसे कुछ केसेस आए। ठीक है, तो वुमेन्स और माइनर्स के प्रोटेक्शन को लेके भी, उनकी सुरक्षा को भी लेके भी कुछ प्रावधान किए गए गन्ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कहीं लिखा होगा, देखो यहाँ पे लिखा है जो वित्तीय पारदर्शिता के नीचे वाला पॉइंट, कानून के तहत महिलाओं और नाबालिगों के लिए उत्पीड़न मुक्त माहौल सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षित खेल नीति एवं स्वतंत्र समितियों का भी गठन किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रहा, तो इस पॉइंट को भी कवर किया गया है, इस पॉइंट को भी कवर किया गया है। कह रहा है कि केंद्र सरकार को राष्ट्रीय हित में निर्देश जारी करने और रोक लगाने की शक्ति संबंधी धारा के तहत एक आदेश के द्वारा असाधारण परिस्थितियों में भारतीय टीमों की किसी व्यक्तिगत खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी पर उचित रोक लगाने का अधिकार होगा। यानी जैसे हमको होता है कि भाई पाकिस्तान के साथ खेल होगा कि नहीं होगा, तो भाई ये कह रहा है कि भाई इसकी शक्ति केंद्र सरकार के पास रहेगी। ठीक है, खासतौर पर ये मामला पाकिस्तान के साथ जो मैचेस होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा एक हम लोग कह सकते हैं कि रणनीतिक महत्व, या हम लोग कह सकते हैं बेसिकली राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखने की बात बोली है कि ऐसे को इस में सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर दिया गया है। ठीक है, कि वो जो डायरेक्शंस हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको क्या करेगी, उसको डिसाइड करेगी। ठीक है, कि किसके साथ खेलना है, किसके साथ नहीं खेलना है। मतलब अगर खास तौर पर ये पाकिस्तान के साथ दिक्कत आती है। ठीक है ना। अब देखो भाई हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आयकर संशोधन अधिनियम 2025। आयकर संशोधन अधिनियम 2025 को देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ये कई लेवल पे जाके इसमें चेंजिंग की है। तो पहली बात क्या है कि आयकर एक्ट 1961 में चेंजिंग करती है। पहला तो यही फैक्ट याद करो, पहले फैक्ट याद करो मेरे भाई, पहले फैक्ट याद करना होगा आपको कि आयकर एक्ट 1961 में ये अमेंडमेंट करके निरस्त नहीं करती है, उसमें अमेंडमेंट करती है, सुधार करती है, उसको और इफेक्टिव बनाती है। और उसी को हमने क्या लिखा है, आयकर संशोधन अधिनियम 2025 लिखा है। बात समझ गया। तो पहले हमने देख लिया कि भाई ठीक है। दूसरा बात क्या है कि आपका जो आयकर अधिनियम है, जो ये नया अधिनियम है, ये कब से इफेक्टिव होगा, तो इफेक्टिव डेट याद करो 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 को यह इफेक्टिव हो जाएगा भाई। दूसरा फैक्ट ये याद करो। अब आपको दिखा रहा है, चेंजिंग दिखा रहा है कि भाई किन किन एस्पेक्ट्स पे हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्या चेंजिंग है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि जो सेक्शंस थे, धाराएं थी, तो पहले 819 धाराएं थी जिसको घटा के 536 कर दिया। तो जो धाराएं थी अर्थात जो सेक्शंस थे उसमें कम क्या कर दिया गया,
जो चैप्टर्स थे यानी अध्याय थे, अध्यायों की संख्या में कमी ला दी गई, 47 का 23 कर दिया गया। जो वर्ड थे, कानून के शब्द थे, शब्दों के शब्द कितने थे पहले 5.12 लाख, उससे घटा कितना कर दिया गया 2.6 लाख कर दिया गया। ठीक है, तो शब्दों की जटिलता खत्म हो गई। कुछ न्यू काम ऐड किया गया है, जैसे इसमें टेबल्स को ऐड किया गया है। ठीक है, 39 न्यू टेबल्स को ऐड किया गया है, 39। कुछ 40 नए सूत्र, ठीक है, फॉर्मूलाज ऐड किया गया है। तो 39 और उसके बाद से 40, तो कल को क्या ऐड किया गया याद करने का तरीका है, 39 की बात क्या आता है 40, तो 39 और 40 को ऐड किया गया है। 39 सारणियां, टेबल्स और 40 न्यू फॉर्मूले, 40 न्यू फॉर्मूले ये ऐड किया गया, ये नए जोड़े गए हैं। बाकी में क्या क्या चेंजिंग, तो कम किया गया है, सेक्शंस, चैप्टर्स, वर्ड्स, इनमें कमी की गई है, इनमें कमी की गई है। और जोड़ा क्या गया है 39 नई सारणियां और 40 नए फॉर्मूलाज को ऐड किया गया। अब देखो क्या कह रहा है, इस अधिनियम में क्या क्या चेंजिंग किया गया। तो पहली बात क्या है, कह रहा कि भाई हमने असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम असेसमेंट ईयर को क्या बोलेंगे, टैक्स ईयर बोलेंगे। तो पहली चेंजिंग क्या होगी मेरे भाई, असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर बोला गया। दूसरी क्या बोली गई, कह रहा किराए पर दी गई संपत्ति के लिए निर्माण पूर्व ब्याज पर छूट मिलेगी। ठीक है, ना किराए पर दी गई संपत्ति के लिए, ठीक है, निर्माण पूर्व ब्याज पर छूट मिलेगी, ये दूसरी बात है। ठीक है, अगला कह रहा है कि करदाता 0 टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, देखना करदाता 0 टीडीएस जो सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकेंगे। अगली बात ये कह रहा है, ठीक है, ठीक है, 0 टीडीएस सर्टिफिकेट का सिंपल सा मतलब है, ठीक है, कि जिनका कर योग्य आय नहीं है, अर्थात आईटीआर फाइल करने किए बिना भी वो रिफंड का दावा कर सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान देना। अब आगे देखेंगे शेयर मार्केट में क्या चेंजिंग किया गया। नेक्स्ट फोर्थ शेयर मार्केट में क्या, शेयर बाजार में नुकसान को अगले वर्षों में समायोजित आप कर सकेंगे। ठीक है, शेयर बाजार में यानी उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, तो अब अगले वर्षों में नुकसान को समायोजित यानी उसको कैरी फॉरवर्ड एंड एडजस्ट करने की बात बोली गई है। पांचवी चीज जो कर छूट का विस्तार है, एक्सपेंशन ऑफ टैक्स है। ठीक है, देखना तो कर छूट का जो विस्तार है, पहले केवल धार्मिक कर में ही छूट था, रिलीजियस केवल था, अब उसको एजुकेशनल और मेडिकल पर्पजेस को शामिल कर दिया गया, शैक्षणिक और चिकित्सकीय छूट को भी शामिल कर दिया गया। क्रिप्टो एसेट्स के बारे में बोला गया कि हम इनको अघोषित संपत्ति के तहत मानेंगे। क्रिप्टो एसेट्स को हम क्या मानेंगे, क्रिप्टो एसेट्स को हम अनडिस्क्लोज्ड एसेट के तहत मानेंगे, जैसे कैश हो गया, जैसे बुलियंस हो गया, जैसे ज्वेलरीज हो गई, तो ये सब क्या है, ये सब अनडिस्क्लोज यानी अघोषित संपत्तियां हैं, असेट्स हैं। तो कह रहा है कि अब हम क्रिप्टो को भी क्या करेंगे, क्रिप्टो को भी अनडिस्क्लोज्ड असेट के तौर पे मानेंगे। ठीक है, जानना एक अगली बात देखो, 6 इसमें क्या ऐड की गई है, अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, टैक्स पेयर्स चार्टर की बात बोला गया है। ये इसमें नया समावेशन है, ठीक है, नया ऐड किया गया है। 1961 में ये नहीं था, टैक्स पेयर चार्टर्स नहीं था। तो चार्टर का मतलब ही क्या होता है, राइट्स की बात करेगा, यानी राइट ऑफ टैक्स पेयर्स की बात करेगा कि हम जो टैक्स पेयर्स के अधिकार हैं उनको सुरक्षित करेंगे। ठीक है, डिफाइंस ड्यूटीज एंड पावर ऑफ टैक्स ऑफिशियल्स। ठीक है, टैक्स प्रशासन को ज्यादा पारदर्शी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बात बोली गई है और टैक्स पेयर चार्टर में। ठीक है, फिर हम जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटीज और पावर को डिफाइन करेंगे, तो आप टैक्स पेयर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये टैक्स पेयर चार्टर में बात बोली गई है। आगे सैलरीज और पेंशन को लेकर क्या प्रोविजन है, कह रहा है कि वेतन से संबंधित कटौतियां जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट को अब एक ही जगह पर सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। ठीक है, कितना यानी, ठीक है, तो सैलरीज डिडक्शन कंसिडर्ड एट वन प्लेस। ठीक है, इसमें आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो, ग्रेचुइटी हो, ठीक है, ये सबको एक पास ही शामिल किया जाएगा। आगे कह रहा है फैमिली पेंशन को लेके कि भाई मान लीजिए कि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिवार को मिलने वाली जो पेंशन है जिसको हम लोग फैमिली पेंशन कहते हैं, तो पहले सीमा क्या थी, आपकी अंतिम तनख्वाह का 1/3 या 15,000। फैमिली पेंशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, फैमिली पेंशन की बात कर रहा हूं। पहले क्या थी, 1/3 या 15,000, अब उसी को चेंज करके कर दिया गया है 1/3 या 25,000, जो कम हो। यानी 1/3 अगर कम होगा, मान लो कि 24,900 आया, ठीक है, तो 24,900 मिलेगा। लेकिन 1/3 अगर 25,100 आया तो 25,000 मिलेगा। तो जो कम हो, जो अधिक हो नहीं,
यहां पे यही कॉन्सेप्ट है, जो कम हो वो मिलेगा, ना कि जो अधिक हो वो मिलेगा। ये बात समझ गए? आगे देखिए मेरे भाई, आगे देखिए, पहले डिजिटल प्रूफ्स मान्य नहीं होते थे, अब ये हुआ कि नहीं भाई, डिजिटल प्रशासन को, डिजिटल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप किया गया, बोला गया अब डिजिटल प्रूफ्स एक्सेप्ट किए जाएंगे, जो सैलरी टैक्स पेयर्स हैं, एआई बेस्ड असेसमेंट्स होंगे, ठीक है, ओके, ये सारी बातें बोली गई, ठीक है। असेसमेंट में मतलब एआई का यूज किया जाएगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। आगे कह रहा है कि कंपनियों को सीएसआर ट्रेनिंग पर खर्च का डिडक्शन नहीं मिलेगा, पहले मिलता। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनीज को, ठीक है, ध्यान देना, कंपनीज को सीएसआर ट्रेनिंग पर खर्च डिडक्शन अब नहीं मिलेगा, जो कि पहले मिलता था। तो सीएसआर ट्रेनिंग जो एक्सपेंस थे डिडक्शन, अब उसको रिमूव कर दिया गया, अब वो नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान देना। बैंक और एनबीएफसी को जो बेड डेप्ट था, बेड डेप्ट, ठीक है, जो खराब कर था बेड डेप्ट का 8.50% डिडक्शन मिलता था। कितना? किसको किसको? बैंक और एनबीएफसी को। तो अब ये बोला गया कि भाई पहली बात कि जो एनबीएफसीज हैं उनको 8.50 की जगह अब 5% मिलेगा। तो पहली बात यहां पे चेंज किया गया, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यू जो आपका ये आपका जो नया कर अधिनियम है, ठीक है, इनकम टैक्स अधिनियम है, इसमें बोला गया कि एनबीएफसी को का जो बेड डेप्ट है वो कितना कर दिया गया? वो 5% कर दिया गया, ठीक है। और बोला गया कि जो बैंक से उनमें कोई बदलाव नहीं है, उनका अभी भी 8.50 ही है। तो पहले बैंक और एनबीएफसी का बेड डेप्ट कितना था? 8.50% डिडक्शन मिलता था, लेकिन अब बैंक को तो उतना ही बेड डेट का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन एनबीएफसी का 5% हो गया, ठीक है। जानना टीडीएस को लेकर देखो यहां पे क्या बात बोली गई है, कह रहा कि टीडीएस प्रोविजन में करदाता की मांग पर विभाग राहत दे सकता है। यानी अगर टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो वो टैक्स डिपार्टमेंट कैन प्रोवाइड रिलीफ इन टीडीएस प्रोविजन ऑन रिक्वेस्ट। मतलब अगर करदाता ये रिक्वेस्ट करे तो टीडीएस पे, जानना टीडीएस पे क्या है, जो विभाग है वो राहत दे सकता है, यानी टैक्स डिपार्टमेंट राहत दे सकता है। जानना टीडीएस रिटर्न दाखिल न करने पर 500 रुपए रोज पेनाल्टी लगेगी। पहले कितनी लगती थी? पहले 10,000 से 1 लाख तक थी, लेकिन अब कितना? 500 रुपए रोज पेनाल्टी लगेगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट आ सकता है पेपर में। टीडीएस रिटर्न दाखिल न करने पर कितना लगेगा? 500 रुपए रोज पेनाल्टी लगेगी। पहले 10,000 से 1 लाख लगता था, ठीक है। अब चलना कह रहा कि सर्च और जब्ती के मामले में बात बोला है, कह रहा कि सर्च हो, सीज हो या ऑडिट की केस में क्या क्या चेंजिंग किया गया है। कह रहा कि सर्च के मामले में अगर जब्त संपत्ति के लिए किसी की कोई ऐसा करदाता है, ठीक है, जानना जो करदाता है, तो कह रहा है कि जब्त संपत्ति के लिए करदाता मालिकाना हक साबित कर टैक्स भर सकता है, तो उसे संपत्ति समय सीमा पे वापस मिल जाएगी, ठीक है। आपकी ये सर्च के बारे में लिख रहा है, कह रहा है कि इफ टैक्स पेयर प्रूफ, पहली बात तो मालिकाना हक प्रूफ कर दे, ठीक है, और टैक्सेस को पे कर दे, टैक्स भर दे, ठीक है, तो जो सीज प्रॉपर्टी है वो उसको रिटर्न कर दी जाएगी एक फिक्स टाइम लिमिट में, एक फिक्स टाइम लिमिट में, ठीक है ना। चैरिटेबल जो वो है, जानना चैरिटेबल जो फंड वो है इंस्टीट्यूशंस है, कह रहा है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए बोल रहा है कि आपको मैंडेटरी है ऑडिट करवाना। आप अगर 1 रुपया भी चैरिटी में लेते होंगे तो भी आपको अपने मतलब अकाउंट का ऑडिट करवाना पड़ेगा। तो किसी भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए अब 100% क्या हो गया? मैंडेटरी हो गया कि आपको अपने अकाउंट का ऑडिट करवाना पड़ेगा। आप 1 भी रुपया अगर लिए हो चैरिटी में तो भी, ठीक है, ये दिमाग में अपने रखना है, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा, 52 वाले पेज पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। टैक्स चोरी पे अगर करते हो तो क्या बोला गया है? भाई आप टैक्स चोरी करते हो तो भाई पहली बात तो आप पकड़े जाओगे तो 200% जुर्माना देना है। 1 लाख छुपाओगे तो 2 लाख देना पड़ेगा, ठीक है, 200% का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही 200% निकाला गया, अगर कहीं गलती से 50 लाख प्लस चला गया, तो 50 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी करने पे, मतलब आपने 50 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी कर लिया, यही मान लो 49 लाख किया, तो 200% जुर्माना देकर छूट जाओगे। लेकिन अगर 50 लाख से ज्यादा का टैक्स चोरी किया तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, ठीक है। तो टैक्स चोरी को लेके ये व्यवस्था किया गया है। बिना बिक्री प्रॉपर्टी सालाना वैल्यू पर पहले
टैक्स लगता था, अब 2 साल तक टैक्स नहीं लगेगा। बिना बिक्री प्रॉपर्टी पर, बिना बिकी प्रॉपर्टी पर सालाना वैल्यू पर जो टैक्स लगता था, अब वो 2 साल तक नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी राहत दिया गया है। तो क्या क्या करदाताओं को राहत दिया गया है इनकम टैक्स आईटी एक्ट 2025 के तहत, वो देख लेना। देखिए 1 घंटा 25 मिनट की क्लास होगी। अभी भी देखिए जो जिस फ्लो में मैं समझाता चल रहा हूँ उस फ्लो में मुझे अभी भी 1 घंटे की क्लास लगेगी आपकी टॉपिक को समाप्त करने में, ठीक है। और क्योंकि 3 बजने वाला है, 2 बजे की क्लास अपलोड होना था, आज भी अपलोड नहीं हो पाया क्लास, तो मैं पहली प्राइमरी रखूंगा क्लास अपलोड कर देना। ये क्लास मैं रिकॉर्ड करके कल सुबह में आपको एक क्लास 11 बजे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।